ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और एक रिग्रेसर है जिसने दुनिया को खत्म होते हुए इतनी बार देखा है जितना किसी को नहीं देखना चाहिए। और इसका सिर्फ एक ही गोल है, दुनिया भर में बिखरी हुई इन 4 ड्रैगन हैचलिंग्स को ढूंढना। पिछली हर टाइमलाइन में इन हैचलिंग्स को बड़ा होने का मौका मिलने से पहले ही इंसान इन्हें बुली करते हैं, इनका शिकार करते हैं और मार डालते हैं। इनकी मौत अडल्ट ड्रैगन्स को एक फुल ब्लोन रेज में डाल देती है और वो बदला लेने के लिए अर्थ पर इन्वेड कर देते हैं। जिते हर बार उनसे लड़ता है, वो अकेले ही डजन्स और हंड्रेड्स ड्रैगन्स को स्लॉटर कर देता है, पर फिर भी वो काफी नहीं होता। चाहे वो कितने भी ड्रैगन्स मार ले, और आते ही रहते हैं जब तक कि पूरा प्लैनेट वाइप आउट ना हो जाए। तो इस बार वो अपनी अप्रोच चेंज करने का डिसाइड करता है। इन्वेजन का वेट करने के बजाय वो पहले इन ड्रैगन हैचलिंग्स को ढूंढने वाला है। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी ह्यूमंस की तरह दिखती हैं और उसका प्लान सिंपल है, उन्हें अपने पास रखना, प्रोटेक्ट करना और उन्हें वो हैप्पी चाइल्डहुड देना जो उन्हें कभी नहीं मिला। इस तरह वो अपोकलिप्स को शुरू होने से पहले ही रोक देगा। उसकी पहली डेस्टिनेशन इटली है फर्स्ट हैचलिंग से मिलने के लिए। जिते अपने फर्स्ट टारगेट से मिलता है और अपने सिस्टम की स्पेशल एबिलिटी के थैंक्स टू, वो बेसिकली ह्यूमन फॉर्म में डुओलिंगो है जो दुनिया की हर एक लैंग्वेज यूज कर सकता है। ये ग्रीन हेयर्ड पटीट लड़की उसकी आइडेंटिटी और उसके इंटेंशंस पर सवाल उठाती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उनके बीच कुछ बिजनेस है। उसे रियलाइज होता है कि ये आदमी उसके बारे में जानता है। वो इस फैक्ट को कंफर्म करता है और फिर पूछता है कि क्या वो भी उसके बारे में जानती है। बिना हेसिटेट किए वो ऑमिनस लड़की उसका नाम यू जिते कंफर्म करती है, ये दिखाते हुए कि उसे सब पता है। अब हमारा लड़का इस तरह से डॉक्स होने की उम्मीद नहीं कर रहा था, तो वो अपनी टोन सीरियस कर लेता है और पूछता है कि उसने उसके बारे में कहां सुना। वो लड़की उसके आईडी बैज की तरफ पॉइंट करती है, क्योंकि उसने पुलिसमैन का फॉर्मल अटायर पहना हुआ था। वो तो खुलेआम वहां लिखा हुआ था। वो अपना मजाक वाला टोन छोड़ती है और हिलेरियसली ये रिवील करती है कि उसे घंटा नहीं पता कि वो कौन है या उसका सीन क्या है। खैर जो भी हो, एक बात वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ जानती है, और वो ये कि उसके सामने खड़ा ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ अ मैन सुप्रीमली पावरफुल है। इस सीनिक व्यू को देखते हुए इतनी पावर वाला आदमी इस जगह से बिलोंग नहीं करता। उसकी दोनों जजमेंट्स एक्यूरेट होती हैं, तो वो बस अपनी नजरें झुका लेता है। इससे वो लड़की उसके रियल इंटेंशंस के बारे में सोचने लगती है कि क्या वो कोई असैसिन है जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया है। जिते ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई करता है, तो फिर वो अज्यूम करती है कि ये जरूर किसी सुपर सीक्रेट किडनैपिंग मिशन से रिलेटेड होगा। हमारा लड़का बेसिकली अग्री कर लेता है कि हाँ यही होने वाला है। वो ये पूछकर उसे पूरा वियर्ड आउट कर देती है कि क्या वो किसी फ्रीकी रेडिट फरी जैसा है जिसे ड्रैगन्स के लिए बोनर आता है। जिते उसकी इस गूफिंग पर्सनैलिटी से पक चुका है और उस हैचलिंग को अश्योर करता है कि इस बार उसका पर्पस उसे प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर वो उसकी एडवाइस फॉलो नहीं करती, तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए फोर्सफुल मीन्स का यूज करना पड़ेगा। ग्रीन ड्रैगन क्लैन के बारे में एक इंटरेस्टिंग रेवलेशन उनकी स्पेशल आईसाइट को लेकर होती है। वो किसी भी सिचुएशन का स्कोप तुरंत समझ सकती है, जो उन्हें बाकी क्लैन से कहीं ज्यादा परसेप्टिव बनाती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अभी भी उसके इंटेंशंस को बेसिकली स्कैन कर रही है, क्योंकि वो ग्रीन ड्रैगन क्लैन की मेंबर है। पर जब बात हमारे टॉल ब्रूडिंग और फेड अप प्रोटैगनिस्ट की आती है, तो वो बेसिकली उसे करेक्ट डिसीजन लेने के लिए थ्रेटन करता है। उसके इस रिडिकुलस प्लान के साथ आगे बढ़ने का आइडिया एंटरटेन करते हुए ग्रीन ड्रैगन ये होप कर रही होती है कि वो उसे जहां भी रखेगा कम से कम स्वीटली ट्रीट तो करेगा। जिते कंफर्म करता है कि वो इस बात की तसल्ली रखेगा, और एंड में ड्रैगन भी एडमिट कर लेती है कि उसके पास यहाँ वर्चुअली कोई चॉइस नहीं है। वो एक या दूसरे तरीके से उसे किडनैप तो करने ही वाला है, पर कम से कम वो उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर सकता है। बस उसे इसी बात की परवाह है। दोनों तरफ से सिंसेरिटी दिखाने के लिए वो अपनी पिंकी प्रॉमिस फिंगर भी आगे बढ़ाती है। इंटरेस्टिंगली, जिते उसके कांपते हुए हाथ को नोटिस करता है, और मैं गेस कर रहा हूं कि वो इस जेस्चर को बस उसे सेफ फील करवाने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ग्रीन हैचलिंग मेसी है के साथ उठती है। थोड़ी फ्लस्टर्ड होती है ये सोचते हुए कि क्या उसका टॉल प्रिंस जाग गया है। अजीब बात है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तत्सुमकी जैसी दिखती है, बस लंबे बालों के साथ। आखिरकार वो उसे लिविंग रूम में ढूंढ लेती है, जहां जिते अपनी एबिलिटी से कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो अपनी शैडो को एक मिशन के लिए किसी स्पेसिफिक जगह जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये उसकी एबिलिटीज में से एक है जिसे शैडो ऑफ द ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, जो उसे अपनी 50% पावर्स के साथ एक आइडेंटिकल क्लोन समन करने अलाउ करता है। क्लोन उसी की इमेज में मैनिफेस्ट होता है और अपने मास्टर की कमांड ओबे करने के लिए एक सबसर्विएंट की तरह एक्ट करता है। वो आगे बढ़ता है और ग्रीन ड्रैगन के पास से गुजरता है, जो पोलाइटली हेलो कहती है, जो दिखाता है कि ये कितनी परफेक्ट रिक्रिएशन है। असली जिते उसे अश्योर करता है कि उसे उसके दूसरे सेल्फ से कोई लेना देना नहीं है, और पता चलता है कि एक्चुअली यही वो बंदा है जो उसके लिए सारा पुलिस का काम करता है। भाई बेसिकली अपनी 9 to 5 की जॉब करने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज कर रहा है। ये हुई ना स्मार्टनेस। खैर उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये आदमी तो काम पर जाता ही नहीं है, पर जिते आर्ग्यू करता है कि वो टेक्निकली काम कर रहा है, क्योंकि क्लोन उसकी ही एक एबिलिटी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो उसके साथ रह रहा है, बेसिकली उसे एक बॉडीगार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो इस एक्सप्लेनेशन को मान लेती है और उसके बगल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का सजेशन देती है। जिते थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसने ये मेंशन किया, जबकि वो प्लेफुली उसे कुछ खाने के लिए टीज करती है, क्योंकि उसने पिछली रात डिनर भी स्किप कर दिया था, और तब भी वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। भाई पक्का अपनी कैलोरीज लो रखने के लिए ब्रायन जॉनसन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। ग्रीन ड्रैगन मुंह बनाती है और कहती है कि ये कितना अजीब है कि घर का ओनर कुछ खाता ही नहीं, जबकि उसे जो चाहे वो करने की आजादी है। जिटी काउंटर करते हुए पूछता है कि वो दिन में 3 बार खाना क्यों खाती है, जबकि ड्रैगन्स बिना कुछ खाए भी इजीली जिंदा रह सकते हैं। वो प्लेफुल ड्रैगन उसके डिप्रेस दिमाग को बेसिकली बताती है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइवल से बढ़कर है और खाना उसे खुशी देता है। ये बात उसे थोड़ा सरप्राइज करती है, इसलिए वो उसके तुरंत बाद उठती है और उसे अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग आने का ऑर्डर देती है। भाई वो ऑफर भी रिजेक्ट कर देता है, पर ग्रीन ड्रैगन जिद करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो उसे ब्रेकफास्ट की पावर दिखाना चाहती है। शॉपिंग मार्ट की तरफ फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम लोगों से भरी एक बिजी जगह पर पहुंचते हैं। उनकी अटेंशन अपनी शॉपिंग पर नहीं, बल्कि एक अल्यूरिंग गॉडेस पर फोकस्ड है जो दूर से किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही है।
जिते उस प्रिटी ड्रैगन के साथ चलता है और रियलाइज करता है कि कपल्स लिटरली एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां से गुजर रही है। अपनी शॉपिंग फिनिश होने पर जिते कंप्लेन करता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खाना ले आए हैं। उसने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन सिंपल है, वो इसलिए क्योंकि ये आदमी अपने किचन में कोई खाना नहीं रखता। भाई के पास कुकिंग यूटेंसिल्स तक नहीं है और अब से वो स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। इसीलिए वो उसे एक बार कोई असली ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए इतनी बेचैन है। एक ग्रम्पी जिते डिमांड करता है कि वो सब कुछ घर पे छोड़ दे ताकि वो बाहर खा सकें, और ये बात उसे काफी बग करती है। पता चलता है कि उन्हें इमीडिएटली कहीं जाना है, एक ऐसी जगह जहां उसे उसके साथ आना पड़ेगा। उसे ये भी लगता है कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है और इस बात से वो सैड फील करती है क्योंकि उसने काफी टाइम से शॉपिंग नहीं की थी। वो उसके पीछे चलती है और पूछती है कि उन्हें कहाँ जाना है, जिसके जवाब में जिते एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ प्रॉपर्ली रहने से पहले उसे कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो उसे जल्दी आने को कहता है क्योंकि उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट सीन में एक क्रीपी एगहेड पीडीएफ फाइल इस प्रिटी लड़की पर गूनिंग कर रहा है। जिते इस डम्बैस को अपने काम पर फोकस करने को रिमाइंड करवाता है अगर वो अपनी बची हुई आईबॉल भी खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। वो कुछ एक्सेसरीज भी लेते हैं और थोड़ी ही देर में सिस्टम के साथ मेडल करते हैं। एक लंबा दिन उसकी आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ खत्म होता है। यू बॉम अब शहर की एक मेंबर है, हालांकि उसे ये कार्ड मिलना काफी स्ट्रेंज लगता है। जिते इस बात को समझ जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास पहले कभी आईडी नहीं था, जिसके जवाब में बॉम एक्सप्लेन करती है कि उसके नाम पर तो एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। अपने दिमाग में भाई ये सोच रहा है कि ये ड्रैगन इतने टाइम तक सर्वाइव कैसे कर रही थी। वैसे वो इस बात से क्यूरियस है कि उसने उसे बॉम नाम क्यों दिया। ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि जिते ने इसे 4 सीजन्स में से एक से कॉपी किया था, हर अलग ड्रैगन के लिए एक। उसे यू बॉम नाम पसंद आता है, ये एक्सप्रेस करते हुए कि स्प्रिंग ही वो अकेला सीजन है जहां अर्थ पर लाइफ फ्लरिश करती है, तो ये एक गॉर्जियस नाम है। इन सब के बावजूद उसे वो अब भी टेरिफाइंग लगता है। उसकी आंखों की वजह से उसके वजूद का एक एक हिस्सा उसे कह रहा है कि इस आदमी के साथ फक अराउंड ना करे, वरना इसका रिजल्ट काफी बुरा होने वाला है। उसी वक्त बॉम का मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, हालांकि उसे लगता है कि सिर्फ एक दिन मिलने के बाद उसकी ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है। ग्रीन ड्रैगन आर्ग्यू करती है कि उसकी इंट्यूइशन बाकी पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा शार्प है, इसीलिए रेडिएंट कॉन्फिडेंस के साथ वो स्वीटली पूछती है कि क्या उसे थोड़े और टाइम तक क्लोजली ऑब्जर्व करना ठीक रहेगा। ये जिते के पिछले होपलेस रिग्रेशंस की पर्सनल जर्नी में एक ट्रेमेंडस स्टेप मार्क करता है। वो उसे पहले कभी स्माइल नहीं करवा पाया था। राइट नाउ आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखें भारी फील हो रही थीं, ये प्लेजेंटली एडमिट करते हुए कि चीजों की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। पर वहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्ट्रैंडेड किसी वेस्टलैंड पर एक क्रिम्सन हेयर ड्रैगन अपने ओपोनेंट को टॉर्मेंट कर रही है। उस गंजे का आईक्यू टोटली नेगेटिव है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी वो उसे रेज बेट करने का ट्राई करता है, सिर्फ अपना मुंह तोड़वाने के लिए, जबकि उसे उसकी सफरिंग देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। यहां तक कि वो डिसअपॉइंटेड है कि वो इतनी जल्दी मर गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी 199 बैटल्स में से इस मस्केटियर ने हर एक जीती है, जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसका अगला ओपोनेंट कौन होने वाला है। हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी मिलती है कि अफ्रीका में आखिर चल क्या रहा है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बरकाता को डेमोनिक ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रोसेस के दौरान 400 सिविलियंस को एनाइलेट कर दिया है। एक रिपोर्ट में एक अफ्रीकन विजिलेंट के बारे में पता चलता है, एक टीनेज लड़की जिसे मीडिया नाइट हंटर बुलाती है, वो सिंगल हैंडेडली बरकाता को फेस कर रही है। जिते ये पढ़ता है और रियलाइज करता है कि उसे अब स्टेप इन करके अपना मूव चलना होगा। बॉम किचन से बुलाती है, ये बताते हुए कि डिनर रेडी है। अब वो शायद किसी मिशेलिन स्टार टॉप टियर मील की उम्मीद कर रहा था, पर उसे जो मिलता है वो एक फ्यूमिंग मेस होता है जो देखने में जेन्युइनली अनएपेटाइजिंग लग रहा था। भाई उसे देखकर ही इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, जबकि वो प्योर लड़की क्यूरियसली उसके इंप्रेशंस के बारे में पूछती है। यूके के अपने विजिट के दौरान उसे एक ऐसी डिश मिली थी जिसमें सार्डीन्स का यूज होता था, इसीलिए उसने इसे राइस के साथ पेयर करने का डिसाइड किया, ये जानते हुए कि कोरियंस को चावल बहुत पसंद है। भाई एक चम्मच खाता है और उसकी आत्मा लिटरली इस मरी हुई मछली को उसकी तकलीफ से आजाद किए जाने की भीख मांगते हुए देख रही होती है। इस पॉइंट पर यह खाना तो है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा जहर है। जितना टॉपिक स्विच करता है और रेड ड्रैगन को पकड़ने की अपनी इंटेंशंस रिवील करता है। बॉम उदासी से मुंह बनाती है और कहती है कि उसे पकड़ना एक बहुत बड़ी मैस होने वाला है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ उसके पूछने पर ही आसानी से उसके साथ आ जाएगी। एक्चुअली यही वजह है कि आदमी परसुएजन में हेल्प लेने के लिए बॉम का यूज करना चाहता है, हालांकि उसे नहीं लगता कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ खास हेल्प करेगी। दोनों ड्रैगन्स अलग हाउसेस से हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड है। वैसे भाई ने अभी तक मील की इस लाश का एक भी निवाला नहीं खाया है। बॉम एक्सप्लेन करती है कि सभी ड्रैगन हाउसेस अलग अलग चीजें चाहते हैं, जबकि उसे खुद पर्सनली चीजें बनाना पसंद है। रेड ड्रैगन्स की नेचर अलग होती है। जब वॉर और वायलेंस की बात आती है तो उनका रुझान उस तरफ ज्यादा होता है। उन्हें अपनी डोमिनेंस शो ऑफ करना पसंद है, इसीलिए फोर्स का यूज करना बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। रेड ड्रैगन्स के लिए उनका प्राइड और ऑनर ही सब कुछ है, तो डिफीट का मतलब उनके लिए बेसिकली मौत है। हालांकि जिते ये बात समझता है, पर उसे ये भी लगता है कि अगर वो जल्दी जाके उसे रेस्क्यू नहीं करता तो ये काफी डेंजरस होगा, क्योंकि उसी वेस्टलैंड में छुपा हुआ एक पावरफुल वॉरियर उसे लेने आ रहा है, और अगर वो कुछ नहीं करता तो इस बंदे के हाथों उसका मारा जाना तय है। इसीलिए वो चाहता है कि बॉम भी साथ आए ताकि उन्हें लड़ना ना पड़े और चीजें आसानी से सेटल हो जाएं। वो उसे ब्लैंकली देखती है, जिससे वो सच में बैफल हो जाता है। स्प्रिंग ड्रैगन को सच में ये थोड़ा ऑड लगता है कि वो खुलेआम उससे हेल्प मांग रहा है, क्योंकि इनिशियली उसने उसे ये इंप्रेशन दिया था कि वो एक डू इट ऑल वर्कहॉलिक है जो कभी किसी और की हेल्प नहीं मांगता। वो उसकी इस रिक्वेस्ट से इतनी एस्टॉनिश्ड होती है कि तुरंत अग्री कर लेती है और इस बात पर जोर देती है कि वो भी चाहती है कि रेड सर्वाइव करे। हालांकि इस प्लेफुल ड्रैगन की सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है, उसने शर्त रखी है कि जिते को उसके सामने रखा हुआ खाना खत्म करना पड़ेगा। उसने कॉन्वर्सेशन के दौरान उसे अपना स्पून नीचे रखते हुए पकड़ लिया था। ओके गाइस, मुझे लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अब मरने वाला है, तो शायद कहानी यहीं खत्म।
भाई बेसिकली मन ही मन मान लेता है कि वो अब फक्ड है और वो बाइट ले ही लेता है जो आगे जाके उसके टॉयलेट को रुला देने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम उस वेस्टलैंड पर होते हैं जहां रेड पूरी तरह हैवक मचा रही है। उसने लगभग 1 डजन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हर किसी को वीक बुलाते हुए वो उन्हें आसानी से धूल चटा रही है। वो सच में चाहती थी कि उसकी 200th बैटल इन बोरिंग फाइट से कुछ बढ़कर हो। इतना ज्यादा कि रेड अब किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव करने का सोचने लगी है क्योंकि अफ्रीका में उससे लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं है। उसे याद आता है कि ग्रीन यूरोप में अच्छी तरह सेटल है और सोचती है कि क्या उसे उससे मिलना चाहिए। 2 सोल्जर्स उस पर नजर रखे हुए हैं। अपनी टीम के एलीट मेंबर्स होने के बावजूद वो अपने कॉमरेड्स को एक अकेली लड़की के हाथों ऑब्लिटरेट होते हुए देख रहे हैं। इस पॉइंट पर वो एक लड़की कम और एक वॉर मशीन ज्यादा लग रही है। ये जानते हुए कि वो स्ट्रेंथ में कम पड़ रहे हैं, वो आदमी डेस्परेटली अपने लीडर की उम्मीद पर टिके हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेड उन्हें खुसफुस करते हुए पकड़ लेती है और उन पर झपट पड़ती है। उनमें से एक उसे शूट करने का ट्राई करता है, पर बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो उसे काटने से बस कुछ इंचेस की दूरी पर है। अचानक लाइट के ब्राइट येलो फ्लैशेस उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर एक पल्सिंग येलो मना रे उसे पूरी तरह पीछे की तरफ पटक देती है। रेड बड़ी मुश्किल से अपनी सोर्ड से इसे ब्लॉक कर पाती है। सोच रही होती है कि ये अटैक इतना स्ट्रांग क्यों है। वो अपनी ग्रिप मजबूत करती है और उस माना बीम को काटने के लिए अपनी ताकत लगाती है, उन बचे हुए सोल्जर्स को बुरी तरह डराते हुए जिन्होंने अभी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। उसे डिफीट करके मारने के लिए डेस्टिन्ड वॉरियर आखिरकार आ चुका है। हवियर यहाँ नाइट हंटर को हंट करने आया है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भाई को देखकर लग रहा है कि उसने अपना ड्रिप स्टैट मैक्स आउट कर लिया है। वो अफ्रीकन यूनियन से एफिलिएटेड है और एज द 8th स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर ह्यूमन क्लासिफाइड है। रेड अपनी इंट्रीग एक्सप्रेस करती है। वो आखिरकार लीडर से मिलकर जेन्युइनली खुश है। वो वॉरियर हैरान है कि ये लड़की इतनी छोटी दिखती है, बेसिकली एट मोस्ट बस एक टीनेजर। असल में यही वजह है कि रेड ने वो मास्क पहना था, क्योंकि उसके बिना कोई भी उसे प्रॉपर्ली फेस करने की जहमत नहीं उठाता। हवियर स्टन्ड है कि उनकी स्ट्रेंथ्स के बीच का गैप एक्सपीरियंस करने के बाद भी वो सरेंडर करने से मना कर रही है, पर इस फाइस्टी ड्रैगन को अपने वेपन की कोई परवाह नहीं है। उसका प्राइड ही उसके लिए सब कुछ है। वो घुटनों पर जीने के बजाय खड़े होकर मरना ज्यादा पसंद करेगी। क्या तुम्हें ये रेफरेंस समझ आई? ओवरवेलमिंग रेड माना से पल्स करते हुए वो उसे अटैक करने के लिए नारुतो का टेल्ड बीस्ट क्लोक यूज करती है। पहला स्ट्राइक मिस हो जाता है, दूसरी किक को वो अपनी हैवी सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है और तीसरा पंच भी डिफेंड हो जाता है। इन हिट्स के दौरान रेड एक ओपनिंग एक्सपोज करने का मोमेंटम बनाती है और एक ऐसा माइटियस्ट नट बस्टिंग डिग डिस्ट्रॉइंग पंच मारती है जो ह्यूमैनिटी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। पर उसके शौक के लिए इस आदमी का डिंग डोंग तो गोकू से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हिलता तक नहीं। इसे कहते हैं बॉल्स ऑफ टाइटेनियम होना। अब हावियर नोटिस कर लेता है कि इस छोटी लड़की के पास शायद कभी अपने से ज्यादा पावरफुल किसी शख्स से लड़ने की मिसफॉर्चून आई ही नहीं, इसीलिए उसे हमेशा इजी फाइट्स मिली हैं और इसलिए वो अब अपने प्राइड की वजह से फूलिशली मारी जाएगी। हावियर उसके टैलेंट का एंड करने के लिए अपनी ब्लेड को विप करता है और एक ही स्लैश से वो लगभग उसका सिर धड़ से अलग ही कर देता है। मिलिए ऑल टाइम की मोस्ट ऑरा इंड्यूसिंग स्वॉर्ड से द स्वॉर्ड ऑफ रा। गॉड डैम, नाउ दैट्स फकिंग मेटल। उसकी स्पेशल एबिलिटी को व्हील करते हुए वो उसे फिनिश करने के लिए रेडी होता है। यहां तक कि रेड ड्रैगन को भी पता है कि वो इस अटैक को डॉज करने में इनकेपेबल है, इसीलिए उसे इसे हेड ऑन डिफेंड करना पड़ेगा। ये स्लैश पूरे होराइजन को सेवर कर देता है और उसके ओपोनेंट पर एक हैवी ब्लो डील करता है। रेड दीवार से जा टकराती है और समहाउ उस इंपैक्ट से बच निकलती है। हावियर ऑब्जर्व करता है कि कैसे उसने उस एग्जैक्ट मोमेंट पर इस लीथल ब्लो को सर्वाइव करने के लिए अपने आर्म्स को एनर्जाइज कर लिया। इसका मतलब है कि उसे प्रॉपर्ली डिफीट करने के लिए उसे अपनी आउटपुट बढ़ानी होगी। जब धूल बैठती है तो रेड वहां कहीं नहीं होती। उसे लगता है कि वो भाग गई, जबकि रियलिटी में ग्रीन उसे बचाने के लिए आई है। फिर भी वो शॉक में ब्लैबिंग करने से खुद को रोक नहीं पाती और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। बॉम्ब उसे अश्योर करती है कि वो यहाँ रेड की हेल्प करने आई है और अपनी हीलिंग पावर्स का यूज करके उसकी इंजरीज को क्योर कर देती है। रेड को नहीं पता था कि वो ऐसे आउट ऑफ नोवेयर टपक पड़ेगी, जबकि बॉम्ब एक्सप्लेन करती है कि किसी ने उसे उसकी इस सिचुएशन के बारे में बताया था। हील होने के बाद पिस्ड ऑफ होकर वो अपनी फाइट्स में दोबारा मेडल करने के लिए ग्रीन ड्रैगन पर चढ़ती है। रेड ड्रैगन के रूप में अपना प्राइड मेंटेन करते हुए वो कॉम्बैट में मरते दम तक गिव अप करने से इनकार कर देती है। हालांकि बॉम्ब ये बताकर उसकी अटेंशन कैच करती है कि कैसे उसकी मौत सब कुछ बदल सकती है। उसकी डेथ के कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों पर गिरने वाले हैं और डीप डाउन बॉम्ब जानती है कि रेड भी नहीं चाहती कि उनकी ये अम्यूजमेंट खत्म हो। वो पर्सनली अर्थ पर रहना और एंजॉय करना चाहती है और वो होप करती है कि रेड भी इस विजन को समझे और उसके साथ कोऑपरेट करे। ये बात रेड ड्रैगन को जेन्युइनली एस्टॉनिश कर देती है, पर उसे लगता है कि हावियर जैसे मॉन्स्टरस ओपोनेंट के आगे भागना होपलेस है। इस पर ग्रीन ड्रैगन उसे अश्योर करती है कि इस चीज को हैंडल करने के लिए उसका आदमी है ना वहां। उसने जिस तरह से ये बोला वो काफी अजीब था, पर अल्टीमेटली बैटलफील्ड पर खुद ग्रिम रीपर आ चुका है। हावियर उसकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करने के लिए इधर उधर देखता है। जिते कोल्डली रिस्पॉन्ड करता है, ये बताते हुए कि वो उसे नरक छोड़ने आया है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम येलो ड्रैगन से मिलते हैं, जो उसके ऊपर ग्रीन की लिंगरिंग प्रेजेंस को सेंस कर सकती है। एक्साइटेडली वो लिटिल सनशाइन पूछती है कि वो कौन है, इमीडिएटली ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वापस चलते हैं इन 2 ऑरा फार्मर्स की बैटल पर। हावियर को काफी अजीब लगता है कि ये बंदा इस छोटी लड़की की एस्केप में हेल्प करने आया है। हेड ऑन लड़ने के बजाय जिते इस वॉरियर को इस फाइट को यहीं रोकने का एक चांस ऑफर करता है। ये उसके लिए एक इंसल्टिंग रिमार्क है और वो हमारे बंदे की तरफ बढ़ता है। इस बात से काफी पिस्ट होता है कि ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर आकर उस पर ऑर्डर्स झाड़ रहा है। उसे लगता है कि रेड ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, पर जिते आर्ग्यू करता है कि उसने एक्चुअली किसी को मारा ही नहीं है। वॉरियर को यह बात बहुत बुरी लगती है, पर जिते पर्सनली उसे अश्योर करता है कि वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है और इस मामले को पीसफुली सेटल करने का अर्ज करता है। उसके ऑफर को रिफ्यूज करते हुए हावियर अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और अपनी ब्लेड में रा की माइट इकट्ठी करता है। जैसे ही वो अपने सामने खड़े आदमी को स्लैश करने वाला होता है, हावियर एम्फसाइज करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की टेरिटरी है। एक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते वो उन दोनों को अरेस्ट करने वाला है।
इतना कहकर वो उसी स्वॉर्ड का एक फुल स्विंग अनलीश करता है जो उसने रेड पर चलाया था। इसका डिस्ट्रक्टिव आउटपुट उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को लिटरली ऑब्लिटरेट कर देता है, अर्थ को एक गहरी ट्रेल से स्कार करते हुए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हावियर को फॉर श्योर पता था कि उसका अटैक इस बंदे को तो नहीं मार पाएगा, स्पेशली अगर वो इस रेड लड़की से एफिलिएटेड है। स्पीकिंग ऑफ विच, जिताई बेसिकली उस पर ही इज राइट बिहाइंड मी इजंट ही वाला कार्ड पुल करता है। हावियर समझ जाता है कि अब वो कुक्ड है, जबकि अपना बंदा इस सुपर ह्यूमन को याद दिलाता है कि सभी में उसका रैंक सिर्फ 8 है, बेसिकली उसे पूरी तरह ट्रैश टॉक करके नीचे गिराते हुए। हावियर तेजी से दोबारा अपनी सोर्ड निकालने की कोशिश करता है और सोचता है कि इस बंदे ने आखिर उसे स्पीड ब्लिट्ज कैसे कर लिया। पर उस गोल्डन सोर्ड का फायदा ही क्या अगर उसे व्हील्ड करने के लिए उसके लिम्स ही ना हो। उसका हाथ एक ही कट से उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जबकि द व्हील्डर ऑफ द डार्क उसके पास आता है और सिर्फ एक बार उसे याद दिलाता है कि ये लड़ाई करके वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। फिर वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर रिपोर्ट करने के लिए एक एलिबाई दे देता है। हावियर रिपोर्ट करेगा कि उस लड़की ने उसे उसकी हैंडल करने की क्षमता से ज्यादा ओवरवेल्म कर दिया था और फिर वो क्रीचर के अटैक्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, जिसके रिजल्ट में उसके दोनों हाथ और आंखें भी इस प्रोसेस में कट गईं, जिसके कारण एस्केपिंग टारगेट से उसका ट्रैक छूट गया। वैसे इस सब में सबसे क्रीपीएस्ट और स्केरियस्ट पार्ट यह है कि जिते ने अभी तक उसका सिर्फ एक ही हाथ काटा है। अपनी स्टोरी को फिट बैठाने के लिए ये आदमी लिटरली अपनी एनर्जी ब्लेड हावियर की आंखों के पास रखता है जब वो मर्सी के लिए भीख मांग रहा होता है और स्लैश उसकी दुनिया डार्क हो जाती है और वो दोबारा कभी अपना वेपन व्हील्ड करने का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। जिते के इतनी दूर जाने का अकेला रीजन ये है क्योंकि वो जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हीलिंग सुपर ह्यूमंस मौजूद हैं जो लिम्स और यहां तक कि आंखें भी रीजनरेट कर सकते हैं। पर एक चीज जो वो हील नहीं कर सकते वो है वो शेयर अमाउंट ऑफ टेरर जो इस आदमी ने हावियर के अंदर डाल दिया है। ये ट्रॉमा इस बंदे के साथ जिंदगी भर रहेगा। जिते ने फियर को अपने गोल्स के हिसाब से एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया। नेक्स्ट वो रेड हेड ड्रैगन को घूर कर देखता है, जो ऐसी लग रही है जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। यही सेम फियर अब उसके अंदर भी आ चुका है, जिससे जिते का सेकंड गोल भी अचीव हो गया। रेड सोचती है कि ये बंदा इंसान के रूप में एक फकिंग मॉन्स्टर है, पर ग्रीन एक्सप्लेन करती है कि वो एक्चुअली में बस एक रेगुलर डूड है। रेड इसे बुलशिट बोलती है और कहती है कि इसके कंपैरिजन में वो एक स्टूपिड लिजर्ड से बढ़कर कुछ नहीं है। जिते इस लिटिल ड्रैगन को बताता है कि अब से वो उसकी प्रोटेक्शन के अंडर रहेगी। वो उन दोनों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इनफ फ्रीडम देगा और यहां तक कि उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। पर जिस मोमेंट उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन छोड़ी वो अपने मेथड्स में बिल्कुल मर्सीफुल नहीं होगा। तुरंत बॉम्ब रेस्क्यू के लिए आती है ताकि दूसरी ड्रैगन इस वक्त कुछ स्टूपिड ना बोल दे। वो हमारे लड़के को आंख भी मारती है, ये इंप्लाई करने के लिए कि जॉब वेल डन। इस मोमेंट से वो उसका नया नाम यूरम डिक्लेयर करता है, इस इंटेंशन के साथ कि वो इसे बाद में एक्सप्लेन करेगा। जब यूरम अपनी फ्रेंड पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रही होती है, हमारा लड़का मेन बॉडी को सिचुएशन रिपोर्ट करता है। क्या आपको अभी तक समझ आया? इतने टाइम से ये आदमी उसका शैडो क्लोन था, रियल जिते तो था ही नहीं। ठीक इस वक्त रियल जिते अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में यहाँ सनशाइन के साथ खेल रहा है। वो अपने क्लोन की तारीफ करता है और सोचता है कि अकेले यूरम को सेफली सिक्योर करना कितना डिफिकल्ट होता, इसीलिए यहाँ ग्रीन ड्रैगन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी। वो प्रिटी येलो हेड लड़की नीचे बैठकर उससे पूछती है कि उसने अभी किससे बात की। वो कुछ नहीं कहता, पर वो उसे टीज करते हुए याद दिलाती है कि उसकी स्मार्ट वॉच उसकी कलाई पर बंधी है। ये गोल्ड ड्रैगन है और हर दूसरे गोल्ड ड्रैगन की तरह इन्हें अटेंशन बहुत पसंद होती है। अपनी 6 लाइव्स में से गोल्ड ड्रैगन ने 2 लाइव्स फेम एंजॉय करने में बिताई हैं। हालांकि जिस एक ड्रैगन ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की उसी ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज किया। भले ही उसे हजारों लोगों का प्यार चाहिए था, पर इसकी एक कॉस्ट थी। इसे एक ऐसे प्रिटी रोज की तरह सोचो जो अपने शार्प थॉर्न्स के साथ आता है। यही रीजन है कि अटेंशन अवॉइड करने के लिए वो करंटली इस सुनसान जगह पर अकेली भटक रही है। खैर, जब वो ओपनली ये एक्सप्रेस कर रही होती है कि स्मार्ट वॉच कितनी कूल है, जिते जेन्युइनली उससे पूछता है कि वो आखिर यहाँ कर क्या रही है। ये सवाल उसे स्टन कर देता है, पर जिते एक्सप्लेन करता है कि गोल्ड ड्रैगन को तो ह्यूमंस के बीच एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो यहाँ मॉन्स्टर्स के बीच अकेले घूम रही है। उसकी ऑब्जर्वेशन उसे शॉक कर देती है, पर अपेरेंटली ग्रीन ड्रैगन ने उसे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। उसका नाम सुनकर वो खुशी से झूम उठती है, अपनी अजम्पशन को कंफर्म करते हुए कि वो ग्रीन को जानती है। सीधी बात करते हुए जिते ब्लंटली पूछता है कि क्या वो अब सच में ह्यूमन से डरती है। उसकी बातें उसे अंदर तक हिला देती हैं। ये प्रिटी एंजल एडमिट करती है कि वो उनसे डरती नहीं है, क्योंकि वो पहले उनके बीच रह चुकी है। इसके बजाय वो पूरी तरह टेरिफाइड है। उनमें से कुछ क्रीप्स उसे प्रेडेटरी आइज से देखते थे और यहाँ तक कि उसका पीछा भी करते थे। डीप डाउन वो बस एक बच्ची है जो इन चीजों से घबराती है, इसीलिए उसने खुद को आइसोलेट कर लिया। टॉपिक चेंज करते हुए जिते पूछता है कि क्या उसे ब्रेड पसंद है। वो उसे याद दिलाती है कि वो एक ड्रैगन है तो उसे खाने की जरूरत नहीं होती। अपनी उंगलियां स्नैप करके वो अपनी सब डिमेंशन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर इतनी स्पेस है कि वो एक पूरे शहर को निकल सकती है। उसकी डिमेंशन के बहुत सारे लिम्स पर्सनली एक बैग फुल ऑफ ट्रीट्स डिलीवर करने आते हैं। ये मुझे थोड़ा थोड़ा महितो के डोमेन एक्सपेंशन की याद दिलाता है। खैर, अलग अलग ट्रीट्स देखकर गोल्ड की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो ये सब कुछ उसे फ्री में दे देता है, जबकि वो यहाँ डोनट्स और ब्लूबेरी एग टार्ट्स को देखकर अपने मुंह में पानी ला रही होती है। इस चीज का फायदा उठाते हुए जिते गोल्ड ड्रैगन को लाइफ का एक सेकंड चांस ऑफर करता है, उसके साथ आकर रहने की अपॉर्चुनिटी, जिसमें उसके दोस्तों से मिलने का प्रॉमिस भी शामिल है। वो बिना किसी टेंशन के अपने एलाइज के साथ सारी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस कर सकती है। अपने ट्रीट्स खाते हुए वो उदासी से अपनी माँ की वार्निंग याद करती है कि कभी स्ट्रेंजर्स को फॉलो मत करना। जिती इसका अल्टीमेट रिस्पॉन्स देता है और रिटर्न में उसे मैकरॉन्स का प्रॉमिस करता है, और अपेरेंटली उसे किडनैप करने के लिए इतना ही काफी था क्योंकि ये लड़की फौरन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिते की स्पेस में वापस आते हैं। यूरम सिटीस्केप की तरफ देखती है। अपने हाल ही के एक्सपीरियंसेस से थोड़ी अनॉयड लग रही होती है। उसने अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल 2 मॉन्स्टर्स देखे थे जिसने उसके प्राइड को हर्ट किया।
बॉम उसे दूर से देखती है, ये जानते हुए कि रेड ड्रैगन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। और जहां तक जिते की बात है, वो अपनी कलेक्शन में एक और लबू के साथ लौट आया है। वो अभी भी अपनी स्वीट्स खाते हुए डिलिशियस फूड के बारे में बात कर रही है। अचानक वो एक बाइट लेती है और एक इलेक्ट्रिक रिएक्शन फील करती है। इस मैकरन ने उसके होश ही उड़ा दिए, इस हद तक कि वो इसे हेवन के टेस्ट से कंपेयर करती है, जबकि वो हमेशा की तरह अडोरेबल लग रही होती है। ग्रीन उनका वेलकम करती है, जबकि गोल्ड अपने फेलो ड्रैगन को देखकर एक्सटैटिक हो जाती है। दोनों एक लंबे हग में एक दूसरे को एम्ब्रेस करके बहुत खुश होती हैं, ये एक्सप्रेस करते हुए कि उन दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया। उनका पॉजिटिव नेचर एक दूसरे से बाउंस ऑफ हो रहा है जब गोल्ड पूछती है कि ग्रीन कितने टाइम से जिते के साथ रह रही है। जब वो रेड के साथ कैचअप कर रही होती हैं, जिते अपने क्लोन को वापस बुला लेता है और उसकी एक्सीलेंट सर्विस के लिए उसे थैंक यू बोलता है। फिलहाल वो उस बंदे को वापस काम पर लगा देता है। रेड बालकनी से वापस आती है, उसकी अटेंशन कैच करते हुए। तुरंत ही वो उसकी प्रेजेंस से बम्ड आउट लगती है, पर गोल्ड उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है। एक क्लिंगी अटेंशन सीकर की तरह एक्ट करते हुए वो नॉइजी बनकर और सवाल पूछकर उसके आसपास घूमती है, यहां तक कि वो योरम को एक रेड ड्रैगन होने के नाते सारी बुरी चीजें करने के लिए टीज भी करती है। योरम उसकी लिटिल यैपिंग बीक बंद करवाती है, उसे चिकलेट बुलाती है और फिर अनोइंग होने पर उस पर चिल्लाती है। बेचारी चिकलेट को डांट पड़ गई, पर अब एक प्रॉपर सेशन का टाइम है। जिते तीनों लड़कियों को इकट्ठा करता है और उनकी एजेस के बारे में पूछता है। तीनों में सबसे बड़ी बॉम है जो 20 की है, योरम 16 की है और फाइनली गोल्ड सिर्फ 10 साल की है। ड्रैगन सच में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। ये चिकलेट का जिते को रिमाइंड करवाने का तरीका है कि वो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट ना करे। जिस चीज ने उसकी अटेंशन कैच की वो ये है कि हर कोई रेड को योरम बुला रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बॉम एक्सप्लेन करती है कि ये एक नाम है जो इस आदमी ने सबको असाइन किया है, जिसमें उसे बॉम मिला है। भले ही ड्रैगन्स की अभी तक उनकी रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज नहीं हुई है, जिते की वजह से उनके पास पहले से ही नाम है। सीजन्स के ट्रेंड को फॉलो करते हुए गोल्ड रियलाइज करती है कि वो क्या है, बड़ी तेजी से जिते के वर्ड्स को पकड़ते हुए। फाइनली उसके गले में जो नेकलेस है वो ग्यूल होगा, जो विंटर को सिग्निफाई करता है। ये एग एक ब्लू ड्रैगन का है, एक पॉलीमॉर्फ जो जल्दी ही पैदा होने वाला है, इसीलिए उन्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। ड्रैगन्स इस इंसान की उनकी स्पीशीज के बारे में नॉलेज से सीरियसली इंप्रेस्ड हैं, पर वो उन्हें कोई क्रम्स नहीं देता और अपनी बैक स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करता। इसके बजाय वो सिर्फ उस एक चीज पर एम्फसाइज करता है जिसकी उन्हें परवाह करने की जरूरत है। वो उन्हें यहाँ अपनी एंटरटेनमेंट एंजॉय करने की टोटल फ्रीडम देता है, पर उन्हें वहां से जाने या कोई रैश डिसीजंस लेने की परमिशन नहीं है। बेसिकली जब वो मजे कर रही होंगी तब वो उन पर पुलिस की तरह नजर रखेगा, तो वो कांस्टेंट सुपरविजन के अंडर रहेंगी। टिक्ड ऑफ होकर योरम हिलेरियसली इस डूड को एक कम्युनिस्ट बुलाती है, एक ऐसी बात जिससे उसकी दोनों फ्रेंड्स एग्री करती हुई नहीं लगती। बॉम एज द एल्डेस्ट आगे आती है, इन टर्म से एग्री करते हुए जब तक कि वो एक दूसरे के साथ थोड़ा फन कर सकती हैं। वो अपनी फ्रेंड्स को बाहर जाने का चांस भी ऑफर करती है, क्योंकि उन्हें अपने लिए कुछ रियल डॉक्यूमेंटेशन और सप्लाईज की जरूरत पड़ने वाली है। लिटिल चिकलेट खुशी से झूम रही है, जबकि योरम टीज करती है कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है। इस पर जिते अपना वॉलेट बॉम को फेंकता है, उसे स्पेंड करने और मजे करने के लिए अलाउ करता है। रिस्पॉन्सिबल होते हुए बॉम पूछती है कि वो उसके रिजर्व से कितना स्पेंड कर सकते हैं। अपना कूल गाय पीछे मुड़ता है और उन्हें जितना चाहे उतना खर्च करने का ऑफर देता है। खैर, ये तीनों ट्रबलसम ड्रैगन्स शॉपिंग स्प्री पर निकलती हैं और गेस करो क्या, उन्होंने एक सिंगल डे में फकिंग $40,000 से ज्यादा उड़ा दिए। जब वो सारी फैंसी और एक्सपेंसिव चीजों के साथ घर लौटती हैं तो हमारा लड़का वहां पीछे बैठा अपने डिसीजंस पर रिग्रेट कर रहा होता है। बॉम अपना ओवर स्पेंडिंग के लिए अपोलोजाइज करते हुए उसे उसका वॉलेट वापस करने आती है। भले ही वो उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, पर दिन की क्रेडिट लिमिट पूरी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। जिते को इस बात का बुरा नहीं लगता कि क्या हुआ। केवल अपने लुक से उसे इंप्रेस करने के लिए सारे प्रिटी आउटफिट्स पहने हुए उसकी अटेंशन कैच करती है। उसने खास तौर पर उसके साथ मैच करने के लिए एक स्मार्ट वॉच खरीदी थी। ये प्राउड फादर उसकी तारीफ करता है, जिसके लिए वो खुशी से स्क्वील करती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर आती है योरम, जिसे अपनी स्मार्ट वॉच शो ऑफ करने की जरूरत फील होती है। वो अपना नया वेपन प्रेजेंट करते हुए भी अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसने उसकी पिछली सोर्ड को रिप्लेस किया था, जो हावियर के खिलाफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। देखने से लगता है कि जिते उसकी एक सॉलिड वेपन खरीदने के लिए तारीफ करता है। ये उसे रीअश्योर करता है कि उसने बेकार के इक्विपमेंट पर पैसे वेस्ट नहीं किए हैं। लिटिल चिकलेट उड़ती हुई उन बहुत सारे कपड़ों के साथ आती है जो उसने रेड के ट्राई करने के लिए खरीदे थे, जिससे वो काफी डिस्मे होती है। जहां तक बॉम की बात है, वो रिवील करती है कि जब अपनी फीलिंग्स बताने की बात आती है तो रेड को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर रियलिटी में वो सबसे ज्यादा ग्रेटफुल भी है। जो चीज हमारे लड़के को सच में कंफ्यूज करती है वो ये है कि बॉम ने कुछ क्यों नहीं खरीदा। एक्चुअली उसने टेबल पर रखी एक चीज खरीदी थी। ये बस एक पॉटेड प्लांट है जो दिखाता है कि वो कितनी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। उसे प्लांट्स की टेक केयर करना पसंद है, पर जिते को उसकी बात समझ नहीं आती। पॉट को पकड़ते हुए बॉम शेयर करती है कि ये एक फ्लावर में नर्चर होगा, ये उसके दिल में हमेशा के लिए कुछ बहुत प्यारा और मेमोरेबल बन जाएगा। साथ ही ये उसे एक ऐसा क्वेश्चन याद दिलाता है जो वो पूछना चाहती थी। क्लियरली उनकी एंटरटेनमेंट सिर्फ बेसिक फूड और सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं है। बॉम जिते से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक वो उसकी सुपरविजन के अंडर है वो उन्हें एंटरटेनमेंट का एक बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करे। उसके एस्टॉनिशमेंट के लिए वो अग्री कर लेता है और लेयर एकेडमी की एक एंट्रेंस एप्लीकेशन निकालता है, सजेस्ट करते हुए कि वो स्कूल जाएं। जब लड़कियां घर लौटती हैं तो रेड उस ड्रेनिंग इंटरव्यू प्रोसेस की वजह से अनॉयड होती है। अजीब बात यह है कि उन्हें अपना गार्डियन घर पर नहीं मिलता। अचानक गोल्ड एक अनकंफर्टिंग रियलाइजेशन रिवील करती है। वो बच्चों की तरह रो रही है, इस डर से कि वो फेल हो जाएगी जबकि बाकी दोनों पास हो जाएंगी। योरम उसके इस क्राई बेबी एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेटेड है और सोचती है कि ये चिकलेट अपने पास ब्रेड रखकर चुप ही अच्छी लगती है। वो खुद को एक पिग बुलाती है, जबकि जिते एक भूत की तरह पीछे से पॉप अप होता है। वो फौरन जंप करके उसे हग कर लेती है, इस डर से कि इंटरव्यू के बाद वो उसे फेल कर देंगे। हालांकि वो उन्हें अश्योर करता है कि उनमें से कोई फेल नहीं होगा। जहां तक बात है कि वो कहां गया था,
पता चलता है कि जिते कुछ लेने बाहर गया था। वो काउल को यह भी बताता है कि ये ऐसी चीज है जो उसे बहुत पसंद है, तो मैकरन्स का ख्याल ही उसे पहले से डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये चीज उन चीजों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। हम जिते के दिमाग में प्ले हो रहे एक पास्ट सीक्वेंस में एंटर करते हैं। उसने देखा था कि कैसे गोल्ड ड्रैगन एंड में एक वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार बन गई थी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उसने उस टॉक शो की तारीफ की थी उसके लिए यमी फूड लाने और उसकी फेवरेट डिशेस कुक करने के लिए। उसने पूछा था कि उसे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। थोड़ा सोचने के बाद वो एक आंसर देती है। वो आंसर हमें फ्राइड चिकन के रूप में रिवील होता है। तीनों लड़कियों के मुंह में पानी आ रहा है, पर चिकलेट तो उनके बीच प्रैक्टिकली मरी जा रही है। योरम थोड़ी सस्पिशियस होती है कि उसने पहले कभी ये नहीं खाया था। खैर, अपनी वॉच पर एक बज सुनने के बाद हमारा लड़का वहां से दूर चला जाता है। बॉम थोड़ी सैड है कि वो उनके साथ खाना नहीं खाएगा, जिसके जवाब में जीते एक्सप्लेन करता है कि वो अकेले ठीक है। वो अपना चार्म यूज करती है और इंसिस्ट करती है कि वो उनके साथ खाना खाए, पर तब तक ये बंदा वहां से निकल चुका होता है। हमें पता चलता है कि जिते को लेयर एकेडमी से एक कॉल आ रही थी। उन्होंने इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान हुए एक इशू के रिगार्डिंग उससे कॉन्टैक्ट किया था। सरप्राइजिंगली बॉम ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जिस चीज ने एडमिशन कमेटी को स्टन कर दिया वो ये था कि यू बॉम ने इंटरव्यू प्रोसेस में एक परफेक्ट स्कोर लैंड किया था। उसकी अप्रोच इतनी एक्सीलेंट थी कि बाकी सारे इंटरव्यूअर्स हैरान रह गए थे। यही रीजन है कि वो उसे एंट्रेंस सेरेमनी को लीड करने वाले कैंडिडेट बनने का चांस ऑफर करना चाहते थे, एक ऐसा ऑफर जो सिर्फ उसके लिए रिजर्व था। इनफैक्ट इंटरव्यूअर्स ने डायरेक्टली उसे ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ। इस ग्रीन हेयर्ड लड़की ने उन्हें सीधा डेड ऑन मना कर दिया था। इसीलिए ये कॉल आई थी। वो जिते से कांटेक्ट करके उसे ट्राई करना चाहते थे ताकि वो उसे इस मार्वलस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कन्विंस करे। हालांकि उसके गार्डियन की तरह एक्ट करते हुए ये आदमी उसे अपनी मर्जी मनवाने से इनकार कर देता है। वो उसकी विशेष की रिस्पेक्ट करने में ठीक है और इसी बात पर कॉल काट देता है। योरम उसे ढूंढते हुए बालकनी में आती है, ये जानते हुए कि कॉल ग्रीन के बारे में थी। जिते उसे अर्ज करता है कि वो उसे बॉम्ब बुलाए। भले ही योरम को ये एक सिली और क्रिंजास नाम लगता है, वो उसका मजाक भी उड़ाती है, पर जिते इस बात को दिल पर नहीं लेता और सीधा उससे पूछता है कि क्या बात है। इस पर रेड एक कंटेम्पलेटिव गेज देती है, जो ये पूछने के लिए क्यूरियस है कि वो उन्हें अकेडमी क्यों भेज रहा है। जिते रिवील करता है कि ये उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करने का एक अच्छा तरीका है। पर योरम को सच में स्कूल की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ स्ट्रांग लोगों से लड़ने की परवाह है। और वो सोचती है कि क्या अकेडमी में ऐसे लोग होंगे। हमारा लड़का कंफर्म करता है कि दुनिया के एलीट्स उस अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, और भले ही वो बच्चे हों, वो खुद भी तो एक बच्ची ही है। पिस्ड ऑफ होकर वो उसका सामना करती है और उसे एक प्रॉपर फाइट के लिए टॉन्ट करती है। रेड ड्रैगन पहले से ही जानती है कि वो एक मॉन्स्टर है, पर वो ये जानने के लिए मरी जा रही है कि वो आखिर सच में कितना पावरफुल है। उससे अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है कि वो किसी तरह उसे अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करे। 1 मिनट सोचने के बाद जिते इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे वापस जाकर खाने के लिए कहता है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो उसे पूरी तरह पिस्ड ऑफ कर देता है। वो उसे बोरिंग बुलाती है और उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, एक रिबेलियस बच्चे की तरह एक्ट करते हुए। इसके बजाय लिटिल चिकलेट उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे यमी चिकन का एक बाइट ऑफर करने आती है। योरम के मना करने के बावजूद वो उसे जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देती है, जो इंस्टेंटली उसे रियलाइज करवाता है कि इसका टेस्ट आखिर कितना अमेजिंग है। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और लेयर एकेडमी पर फोकस करते हैं। ये आइलैंड ऑफ अबंडेंस में लोकेटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दूसरे शब्दों में हेटलिंग। अकेडमी सुपर ह्यूमंस को नर्चर होने और बड़ा होने का मौका देती है, एक ऐसी स्पेशल जगह जो पावर्स के साथ पैदा होने वालों के लिए है। हालांकि जो कैडेट्स अकेडमी में पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी सीईओज, रॉयल हाउसेज और यहां तक कि जीनियस टैलेंट्स की टॉप फैमिली से बिलोंग करते हैं। यही एक मेन रीजन है कि अकेडमी को अक्सर सिर्फ एलीट की हायरार्की सिस्टम होने की वजह से क्रिटिसिज्म मिलती है। खैर, काउल और बॉम अकेडमी में अपना पहला दिन बिताती हैं, जो उन्हें सच में एक कूल एक्सपीरियंस लगता है। काउल की अपनी एक फैन थियरी है, ये सोचने के लिए कि उनका गार्डियन भी किसी तरह का ट्रस्ट फंड बेबी है, जिसकी वजह से उसने उन्हें इतने पैसे उड़ाने दिए। पर बॉम इतनी मैच्योर है कि वो जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो तीनों ही सिलेक्ट हो गए हैं। चिकलेट बाकियों के साथ टाइम स्पेंड करके वहां बस खुश है। जिस चीज से वो परेशान है वो ये है कि योरम और जिते एब्सेंट क्यों हैं। बॉम को याद आता है कि रेड ड्रैगन अपने एग्जाम्स के लिए ब्लू ड्रैगन स्कूल गई है और वो रास्ते में उसे अकंपनी करने गया था। अडल्ट्स को अकेडमी में अपने बच्चों को सुपरवाइज करना रिक्वायर्ड होता है। ये इस बात को मेक श्योर करने के लिए है कि ब्रैटी और अनडिसिप्लिन सुपर ह्यूमंस इधर उधर रैम्पेज मचाना ना शुरू कर दें। और जब बात रेड ड्रैगन की आती है तो वो एक टिकिंग बॉम्ब है जो किसी मेनेस की तरह एक्ट कर सकती है। बॉम्ब ये भी एक्सप्लेन करती है कि योरम का टेस्ट दूसरे कैडेट्स के साथ ड्यूल करने का राइट अर्न करने के लिए जरूरी है। ये सुनकर कॉल एक्साइटमेंट से भर जाती है। वो उसका मैच देखने के लिए मरी जा रही है, पर अनफॉर्चुनेटली जिते ने इस आइडिया को पहले ही डिक्लाइन कर दिया था, जिससे उस लिटिल गर्ल को काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। बॉम्ब रिवील करती है कि अगर वो एक साथ गए तो ये काफी अजीब लगेगा, क्योंकि लोग पहले ही उन्हें ताड़ रहे हैं। हम ब्लू ड्रैगन स्कूल के ड्यूलिंग पवेलियन में आते हैं। यहाँ हर रिस्पेक्टिव मैच में कैडेट्स 4 अलग अलग अरीनाज में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। हमारा बंदा स्टैंड से कामली देखते हुए मैक्स लेवल ड्रिप्ट आउट लग रहा है। एग्जामिनर सुपरवाइजर्स को काम रहने के लिए अर्ज करता है, क्योंकि वो दूसरे कैडेट्स को नीडलेसली एंजाइटी दे रहे हैं। ये शख्स फॉर्मली खुद को ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड प्रोफेसर वे आन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। उनमें से हर कोई उसके डिग्निफाइड लुक्स और पोलाइट डिमीनर से इंप्रेस्ड है, और हर कोई उसे एक डेकोरेटेड वॉर हीरो के रूप में याद रखता है। पर जिते चुप लग रहा है, ये हिंट करते हुए कि इस बंदे के बारे में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सामने होकर भी छुपा हुआ है। वो योरम के मैचअप की अनाउंसमेंट सुनता है, जो अरीना के अंदर जाती है, ये होप करते हुए कि ये चीज उसके टाइम के वर्थ होगी। उसके सामने एक ब्लॉन्ड यंग लेडी है जो एक फियर्स ग्लेयर के साथ उसे देख रही है। रेड ड्रैगन प्लान कर रही है कि अगर इस ड्यूल में उसे मजा नहीं आया तो वो अपने घर से भाग जाएगी। फाइट से पहले ऑडियंस से कुछ बाकी कैडेट्स दोनों तरफ बेट्स लगा रहे हैं। उनमें से कुछ उनके लुक से एंथ्रॉल्ड हैं, पर जब बात फाइटिंग एबिलिटी की आती है तो सबको लगता है कि सोफिया वरोवा जीतेगी।
आखिरकार उसके पास रियल बैटल का इनफ एक्सपीरियंस है। ये रशिया की एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसने ग्रेट वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। क्या मैं कुछ अजीब देख रहा हूं या ट्रक ने कॉल ऑफ ड्यूटी के गोस्ट को भी इस दुनिया में इसेकाई कर दिया है? खैर, ये टास्क फोर्स अपने हर एक मेंबर के लिए टॉर्चरस से भी बढ़कर अपने ब्रूटल ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जानी जाती है। सोफिया का सुपरवाइजर उसका फादर है जो उसे सबकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में याद दिलाता है। वो बैडली चाहता है कि वो जीते, पर इस लड़की को ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। उसे टॉन्ट करते हुए हमारी टॉम बॉय यहाँ उसे एक पपास बॉय बुलाती है, इंटेंशनली उसे क्विट करने के लिए रेज बेट करने की कोशिश करते हुए। पर इस बड़ी बड़ी बातों का उसके सामने खड़ी औरत पर कोई असर होता नहीं दिखता। सोफिया एक फ्राइटनिंग ग्लेयर देती है और उसे मारने की धमकी देती है। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन जो इस फेस्टी ड्रैगन को शुरू से ही चाहिए था। स्पेक्टेटर्स अब ये सोचने लगे हैं कि ये दोनों लड़कियां सीधा सीधा साइकोज हैं, जबकि हमारा लड़का कामली इन पर नजर रखे हुए है। फाइटर्स अपनी पोजीशन लेते हैं जिसमें सोफिया अपनी फिस्ट्स रेडी करती है और योरम अपनी ब्लेड। मैच शुरू होता है और उसी एग्जैक्ट इंस्टेंट में सोफिया अपना पहला हिट नेल करने के लिए एक टेलीपोर्टिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। योरम ठीक टाइम पर अटैक को मैच करके ब्लॉक कर लेती है, अपने ओपोनेंट की स्पीड की तारीफ करते हुए। उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड करते हुए वो एक डायगोनल स्लैश के लिए ऑफेंसिव होती है, जिससे सोफिया को झुकना पड़ता है और उसका एक ओपनिंग एक्सपोज हो जाता है। उस ओपनिंग का यूज करते हुए वो एक्सीलेंट कम्बैटेंट योरम की साइड पर एक क्लीन किक मारती है, इस प्रोसेस में उसके कपड़े फाड़ते हुए। अब योरम सच में पिस ऑफ हो चुकी है। उसने ये कपड़े अभी तो लिए थे, पर सोफिया अभी रुकी नहीं है। एक फॉर्मिडेबल स्टेप प्लेस करते हुए वो फकिंग दोबारा टेलीपोर्ट करती है, जैसे कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रही हो। इस बार उन दोनों फाइटर्स के बीच एक एपिक बैक एंड फोर्थ एनकाउंटर शुरू होता है, जिसमें योरम उसके अटैक्स को अवॉइड करने के लिए मोस्टली डिफेंसिव हो जाती है। केज का अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हुए रेड ड्रैगन एक पुश बैक मोमेंटम पाने के लिए उस पर लीप करती है। दोनों फाइटर्स एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, जिसमें योरम हमेशा की तरह एक बीस लग रही है। उसका फियरलेस असॉल्ट सोफिया को ओवरवेल्म कर देता है, जिसे एक ह्यूज कॉस्ट चुकाकर उसके स्विंग को ब्लॉक करना पड़ता है। उसकी फोरआर्म की बोन्स लिटरली फकिंग शैटर हो जाती हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। रेड ड्रैगन को पता है कि यहाँ अपर हैंड उसके पास है, इसलिए वो उसी मोमेंट फ्लैश स्टेप करके पीछे टेलीपोर्ट करती है, एक बैकवर्ड स्विंग से फाइट को फिनिश करने के एम से। योरम अपने प्रे को याद दिलाती है कि वो अब तक उसके साथ सिर्फ खेल रही थी, और ये कहते हुए वो इतना हैवी फिस्ट मारती है कि वो उसे सीधा केज की तरफ पटक देता है। सोफिया खून खांसती है उस इंपैक्ट से लगभग ब्लैकआउट होते हुए। मैच ओवर हो चुका है और रेड अपनी सोर्ड के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर टावरिंग है। एक टिपिकल वैलोरेंट लॉबी की ट्रैश टॉक अडॉप्ट करते हुए योरम बेसिकली उस पर एक जीजी इजी मूव पुल करती है। वो अकेडमी के इन सो कॉल्ड एलीट्स को बहुत छोटा समझते हुए वहां से चली जाती है, ये मानते हुए कि ये सब बस एक बंच ऑफ लूजर्स हैं। स्पेक्टेटर्स डरे हुए हैं ये देखकर कि उनकी आंखों के सामने सोफिया कितनी बुरी तरह फक्ड अप हो गई। जहां तक उसकी ओपोनेंट की बात है, योरम को तो एक खरोंच तक नहीं आई। वो बस इतने टाइम से अपने खाने के साथ खेल रही थी। उनमें से कुछ सोचते हैं कि सोफिया वीक है, दूसरों का मानना है कि रेड हेड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ तो यहां तक मानने लगे हैं कि सोफिया बस एक नीपो बेबी है जो शायद एक रियल मेंबर है ही नहीं। क्राउड का रिएक्शन अब उसे परेशान करने लगा है। लकीली नर्स ने उसकी इमीडिएट इंजरीज को हील कर दिया है, पर सोफिया के आर्म्स को ठीक होने में अभी काम लगेगा क्योंकि उनका बुरा हाल है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लड़की अपनी फिस्ट क्लच करती है, ये बोलते हुए कि वो बिल्कुल ठीक है। उसका फादर जानता है कि उसे क्या करना है और उसे कहता है कि उसने अपना बेस्ट दिया। ये वो आउटकम नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, पर वो इस स्टेट में अपने अपोनेंट को कभी हरा नहीं सकती थी। वो उसे याद दिलाता है कि वो डिसअपॉइंटेड भी नहीं है, पर ये क्रेजी लड़की तो बस उसके नाइफ को घूरती हुई लग रही है। जब वो लगातार एक मोटिवेशनल स्पीच पर बकवास कर रहा होता है, नर्स उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी बेटी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुकी है। अपनी अनाउंस डिफीट के बाद भी सोफिया साइकोटिकली सोचती है कि मैच अभी ओवर नहीं हुआ है, और इस बार वो वेपन को अपने थोड़े माना के साथ इम्ब्यू करती है। योरम वहां से निकलने ही वाली होती है जब वो उसे आवाज लगाती है, फुल स्पीड में ब्लिट्स करते हुए, और सीधा उसकी पीठ में स्टैब कर देती है। इस शिटी मूव को देखते हुए जिते अनफेज लगता है। रेड ड्रैगन पर कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू अटैक किया गया था, जबकि सोफिया उसे मारने की फुल मर्डरस इंटेंट एग्जिबिट कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है जो न सिर्फ स्पेक्टेटर्स को बल्कि हेड प्रोफेसर वेआन को भी स्टन कर देता है। जिते विजिबली फकिंग पिस्ड ऑफ लगता है। वो देखता है कि कैसे सोफिया एक ब्लेड पूरा उसकी पीठ में घुसा देती है जब तक कि दोनों अरीना के बाहर क्रैश नहीं हो जाते। वैसे ब्लेड आर पार होकर योरम की साइड तक चला गया था। अब वो जेन्युइनली इस बिच को जिंदा दफनाने के बारे में सोचने लगी है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सोफिया फुल ब्लड लस्ट के साथ दोबारा ऑफेंसिव हो जाती है, उसे पंच करके नीचे गिराने के एम से। अपनी इस कंडीशन में भी योरम उस हिट को डॉज करती है और उसके स्टूपिड बालों को पकड़कर इस बिच को पीछे खींच लेती है। इस बार योरम उसे मार डालने के मूड में है। पहला हिट पड़ता है जो इस क्रेजी ब्लॉन्ड के ब्रेन सेल्स ही हिला डालता है। फिर ये पूरा सीन एक मैसेकर में बदल जाता है। योरम लगातार उसके फेस पर हिट करती रहती है, हर हिट के साथ खून निकालते हुए, जबकि स्पेक्टेटर्स डर के मारे देखते रहते हैं। उसका आखिरी हिट उसे स्टैंड्स में फेंक देता है। अब सोफिया पूरी तरह वेस्टेड लग रही है। लड़की लिटरली यमचा की तरह स्लाइम्ड आउट हो गई, पर रेड ड्रैगन ने अभी फिनिश नहीं किया है। वो अपनी पीठ से ब्लेड निकालती है और एक कहीं ज्यादा टेरिफाइंग ब्लड लस्ट के साथ आगे बढ़ती है, ये एम्फेसाइज करते हुए कि अब वो अपना फेवर रिटर्न करने वाली है। पर जिस मोमेंट वो सोफिया को स्टैब करने वाली होती है, उसका ब्रूडिंग फादर उसे दूर करने के लिए बीच में स्टेप इन करता है। योरम डिमांड करती है कि उसे छोड़ दिया जाए, और तब जाकर ये लीनियंट हेड प्रोफेसर एक मेज का यूज करके एक ओवरलैप स्पेस कास्ट करने का डिसाइड करता है। सोचो, बीच बचाव करने के बजाय इतनी देर तक वेट करना। हेड प्रोफेसर माय एस। मेजस जल्दी से एक बैरियर स्पेस कास्ट करते हैं, जिसके अंदर योरम और सोफिया के फादर को इनसर्कल कर लिया जाता है। वो वेपन नीचे गिरा देती है और सिर्फ उसे टारगेट करने के इस इनजस्टिस पर चिल्लाती है। रियलिटी में योरम सही है। सोफिया वो थी जो उसे मारना चाहती थी, और उसने ही सबसे पहले स्टैब किया था।
पर उसका फादर आर्ग्यू करता है कि वो चाहती तो आसानी से उसे नॉकआउट कर सकती थी, स्पेशली ये देखते हुए कि यूरम सच में कितनी स्ट्रांग है। वो आसानी से ऐसा कर सकती थी। रेडहेड रॉयली पिस्ड ऑफ है कि अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो यहाँ उसे एक स्पीच दे रहा है। वेआन उस स्पेस में एंटर करता है और उनसे काम रहने की भीख मांगता है। सबसे पहले वो यूरम को बताता है कि उन्होंने उसके गार्डियन को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है ताकि उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सके। भले ही वो हेड प्रोफेसर है, यूरम उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत ज्यादा कामली ट्रीट कर रहा था। वेआन उसकी बात मानता है और समझता है कि क्या हुआ, पर उसकी प्रायोरिटी उसे एक बड़ा मेस क्रिएट करने से रोकना है। प्रॉब्लम यह है कि अगर यूरम अपनी लिमिट क्रॉस करती है तो इस प्रोसेस में वो अपनी पूरी फैमिली को अफेक्ट कर देगी। ये शार्प विटेड प्रोफेसर थ्रेटनिंगली हिंट देता है कि पूरी यू फैमिली एकेडमी में अपनी पोजीशन खो सकती है। ये बात इंस्टेंटली यूरम का गुस्सा ठंडा कर देती है क्योंकि दुनिया में वो सिर्फ अपनी फैमिली की ही परवाह करती है और इसे वो सच में अपसेट हो जाएगी। वेआन अपनी इस कॉन्डिसेंडिंग स्पीच के बीच में ही होता है जब जिते उसके गार्डियन के रूप में अंदर आता है। वो वेआन की बुलशिट को कॉल आउट करता है कि वो एक इंजर्ड बच्ची को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है और रेकमेंड करता है कि अडल्ट्स बाहर चलकर बात करें। मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर जब भी ये आदमी कुछ करता है ये हमेशा मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है। वो दोनों स्पीचलेस हैं, जबकि यूरम के चेहरे पर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। नेक्स्ट सीन में हम वेआन के ऑफिस आते हैं। वहां जिते सोफिया के फादर के सामने बैठा है, जबकि हेड प्रोफेसर पर्सनली उन्हें चाय सर्व करता है। अब हेड प्रोफेसर का इस बंदे को लेकर इनिशियल इंप्रेशन काफी सस्पिशियस है। सबसे पहली बात, जो लोग कैजुअली ओवरलैप स्पेस के अंदर स्टेप कर सकते हैं वो सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग हाई लेवल रैंकर्स ही होते हैं, पर ये आदमी भी एक मिस्ट्री है। किसी भी रिकॉर्ड्स में इसका कोई मेंशन नहीं है, इसलिए वेआन बाद में इसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने में इंटरेस्टेड है। डिस्कशन शुरू होता है जिसमें दोनों पार्टीज क्लियरली एक दूसरे से एट ऑड्स लग रही होती हैं। वेआन उस चीज के लिए अपोलोजाइज करता है जो हुआ। सोफिया किसी ब्लड पल्प जैसी लग रही है। हमारी फेवरेट टॉम बॉय ने सच में उसे एक नया मेकओवर दे दिया है। रिकवर होने के बाद यूरम को डिस्चार्ज कर दिया गया है, इसलिए वेआन का मानना है कि इस बात का अब कोई और बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लू ड्रैगन स्कूल में आगे चलकर उनका आमना सामना तो होना ही है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अभी सुलह कर लें। सोफिया का फादर तुरंत अपनी बेटी के बिहाफ पर एक अपॉलॉजी ऑफर करता है। मिखाइल रिस्पॉन्सिबली स्टेट करता है कि उसकी बेटी कितनी इमेच्योर है जो उसने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया। अब कोई ऑर्डिनरी प्रोटैगनिस्ट इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता, पर ये बंदा ये गोट है तो ये सीधा उसकी अपॉलॉजी पर फक यू बोल देता है, जिससे मिखाइल शॉक में खड़ा हो जाता है। जिटी क्लैरिफाई करता है कि सोफिया का फादर तो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व भी नहीं था, इसलिए उसका कुछ भी बोलना यूजलेस है। पर मिखाइल उन्हें नेगोशिएट करने का अर्ज करता है, इस सिचुएशन को जाने देने और चीजों को इजी लेने को कहता है, यहां तक कि एक एलीट फोर्स के मेंबर के रूप में अपना स्टेटस भी बोस्ट करता है। जिते कामली फायर बैक करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो दोनों बिल्कुल भी सेम पोजीशन में नहीं है, और अब उसे वंडर होने लगा है कि क्या ये बैटल हार्डन बोनहेड्स दूसरों से ऐसे ही माफी मांगते हैं। मिखाइल उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसके कहने का मतलब था कि उसे माफी मांगने के लिए सोफिया को लाना चाहिए। कोई ऑर्डिनरी बंदा तरस खा लेता, पर इस आदमी ने सीधा हाँ बोला, उसकी इंजरीज को लेकर एक फ्लाइंग फक भी ना देते हुए। वेआन रियलाइज करता है कि सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, पर जिते शेयर करता है कि वो यहाँ एक अलग रीजन से आया है। वो इस बात से क्यूरियस है कि मिखाइल ने उस वक्त स्टेप इन करने से रिफ्यूज क्यों किया जब उसने अपनी बेटी को यूरम की तरफ चाकू लेकर भागते हुए देखा था। वो रशियन काउंटर करता है कि ये सब बहुत अचानक हुआ, पर जिते इसे एक फकिंग एक्सक्यूज बुलाता है। वो सोचता है कि क्या सोफिया का फादर अपनी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एम्बैरेस्ड है, जबकि वो क्लियरली इंटरवीन करके सब कुछ रोक सकता था। मिखाइल डिप्लोमैटिक रूट को भाड़ में जाने देता है और जिते का कॉलर पकड़ लेता है, जिते को थ्रेटन करते हुए कि वो पूरी रियल फोर्स से दुश्मनी ना ले। इस बिग गाय की इतनी हिम्मत कि वो जिते को एक नेमलेस फैमिली का मेंबर बुलाए, ये जाने बिना कि एक ब्लेड उसकी गर्दन के बिल्कुल पास रखा हुआ है। ये मसल हेड रियलाइज करता है कि उसे आउटप्ले कर दिया गया है और उसे ये समझ तक नहीं आया कि इस बंदे ने अभी अभी उसका चाकू पकड़ने के लिए कैसे स्पीड ब्लिट्ज किया। जिते कैजुअली पॉइंट आउट करता है कि इस आदमी का नाइफ शीथ कितना लूज है और इसी वजह से एक लिटरल बच्ची उसे नोटिस किए बिना उसका चाकू निकालने में कामयाब रही। पर उसके वर्ड से ज्यादा मिखाइल इस बात को फैदम नहीं कर पा रहा कि इस बंदे ने उसकी ब्लेड चुराई कैसे। एक सिंपल रिमाइंडर ऑफर करते हुए याद रखने के लिए एक वार्निंग, एक रियल थ्रेट। वो ग्रिम रीपर उसके पीछे ब्लिट्ज करता है, ये होप करते हुए कि मिखाइल आगे से खाली रास्तों से बचे। और उसने उसी सेकंड अपनी ब्लेड टेबल पर जोर से पटक दी, इस आदमी के अंदर मौत का खौफ डालते हुए। जिते इस नोट पर फिनिश करता है, वहां से निकलते हुए एक ही मीटिंग में वेआन जैसे लोगों को इंप्रेस कर देता है। जब वो निकल रहा होता है तो वो रेड हेड को मुंह बनाते हुए देखता है। वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो ठीक है। रेड ड्रैगन्स को मारना टफ होता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ने बहुत हेल्प की। जिते ये सुनकर खुश है, पर अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद कोई चीज उसे परेशान कर रही है। वो जानना चाहती है कि क्या उसने कोई रॉन्ग मूव चला, सिचुएशन का गिल्ट अपने कंधों पर फील करते हुए। ये उसे बुरा फील करवाता है और नेक्स्ट टाइम उसे एक बिगर पर्सन बनने के लिए पुश करता है। उसके शौक के लिए जिते एम्फेसाइज करता है कि उसने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया। इनफैक्ट वो उसे एडवाइस भी देता है कि नेक्स्ट टाइम बिना किसी विटनेसेस के उसे मार ही देना। भाई अपनी खुद की लिटिल ड्रैगन डॉटर से भी बड़ा साइकोपैथ है। वो इस नोट पर वहां से निकल जाता है, उसकी एडमिरेशन गेन करते हुए। वो होप कर रही है कि आगे चलकर अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे डांटेगा नहीं। जब वो हॉल में चल रहे होते हैं, जिते अपनी प्रॉब्लम डॉटर को घर पहुंचते ही अपना सामान पैक करने को कहता है। वो क्यूरियस है कि वो कहां जा रहे हैं, पर वो एक्सप्लेन करता है कि अब से वो डॉर्म रूम्स में रहने वाली है। वो ये पार्ट समझ जाती है, ये जानते हुए कि लिटिल चिकलेट इस आउटकम से जरूर खुश होगी। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, हेड प्रोफेसर उन्हें बात करने के लिए बुलाता है। वो जिते से प्राइवेट में बात करना चाहता है, पर इस आदमी के पास टाइम कम है और वो कम्युनिकेट करने के मूड में नहीं है। हेड प्रोफेसर ये समझता है, पर यूरम के फ्यूचर से जुड़े एक मैटर के लिए इंसिस्ट करता है। ऑनेस्टली यूरम भी अब इस बंदे के आसपास नहीं रहना चाहती। वेआन पेशेंटली क्लैरिफाई करता है कि उसके पास यूरम के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है।
बात यह है कि वेयन ऑफिशियली चाहता है कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल की फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बने। वो उसे अकेडमी के फेस की तरह डेकोरेट होने की पिक्चर पेंट करता है। एक स्कॉलरशिप और दूसरे आइटम से अवार्ड की जाएगी, साथ ही मीडिया में इंटरव्यूज भी देगी। जिटे इस ऑफर की सडनेस पर क्वेश्चन करता है क्योंकि किसी एक के लिए प्रोवाइड करने के हिसाब से ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। हेड प्रोफेसर एश्योर करता है कि ये डूएबल है क्योंकि गार्डियन के रूप में वो वाइस प्रिंसिपल मा नामजुन का अच्छा दोस्त है। प्रोफेसर जिते से अर्ज करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को केयरफुली कंसिडर करे क्योंकि उसे ऐसी चीज कहीं और नहीं मिलेगी। अब जहां तक बात उसके नामजुन का दोस्त होने के दावे की है तो ये बात मेक सेंस करती है। असली अगली ट्रूथ ये है कि ये प्रोफेसर और वो बास्टर्ड नामजुन दोनों ही डिमोनिक ह्यूमंस हैं जो प्लेन साइट में छुपे हुए हैं। चलो डिमोनिक ह्यूमंस और उनकी नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लोग सुपर ह्यूमंस के ऑपोजिट होते हैं जो ब्लेसिंग्स कैरी करते हैं। इसके बजाय इन्हें अपनी स्ट्रेंथ द वॉइड से मिलती है, जिसके कारण ये ब्लाइंड रेज और माइंडलेस किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे ह्यूमंस के खिलाफ मर्डर इंटेंट रखते हुए। ये दूसरे सिंस जैसे लस्ट का भी यूज करते हैं और इन्हीं डिमोनिक ह्यूमंस की वजह से दुनिया ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी एक्सपीरियंस की थी। जिते भी उस ट्रेजेडी का हिस्सा रह चुका है क्योंकि अपनी फर्स्ट 2 रिग्रेशन साइकिल्स में उसने इनके हाथों कुछ बहुत प्रेशियस खो दिया था। यही रीजन है कि जिते पर्सनली इन बास्टर्ड्स के खिलाफ इतनी नफरत रखता है कि उसे इनका खून बहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसका शेयर सेल्फ कंट्रोल ही है कि वो इतनी देर तक उसके आसपास खड़ा होना इंड्योर कर पाया, क्योंकि डीप डाउन वो वेयन को मारने से पहले उसके रिजॉल्व को क्रश करने की होप रखता है। वापस प्राइमरी डिस्कशन पर आते हुए गार्डियन अपनी बच्ची से इस ऑफर पर उसका ओपिनियन पूछता है। प्रोफेसर इस बात को समझता है और एक बार फिर से सब कुछ उस बच्ची को डिसाइड करने देता है। वो योरम को प्रॉपर बेनिफिट्स का प्रॉमिस करता है, स्कूल के लिए एक नए लुक की एश्योरेंस देते हुए। वो चाहता है कि वो एंड ऑफ द ईयर इवेंट में उस चेंज को रिप्रेजेंट करे। वेयन यहाँ इस लड़की को सिम बनाने और घुटने टेकने पर मजबूर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर रेड हेड स्ट्रेट अप डिक्लाइन कर देती है। भाई सीरियसली बैफल्ड है क्योंकि ये हार्वर्ड से आए ऑफर को रिजेक्ट करने जैसा था। योरम कंफर्म करती है कि उसे ऑफर की कोई परवाह नहीं है और वो घर जाकर अपना सामान पैक करने की जिद करती है। बैफल्ड होकर वेयन पूछता है कि फिर वो यहाँ इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आई ही क्यों। रेड हेड शेयर करती है कि पहले वो अपने बेड पर थी, पर फिर वो बोर्ड फील करने लगी और उसने किसी से लड़ने का डिसाइड किया। बस यही अकेला रीजन है कि वो यहाँ है। उसका रिस्पॉन्स एक ऐसा ट्रोलिंग मोमेंट है कि ये डिमोनिक ह्यूमन भी यहाँ अपनी एग्जिस्टेंस एंड करने के बारे में सोचने लगा है। अचानक उसकी निगाह खिड़की की तरफ जाती है और वो योरम से नीचे देखने को कहता है। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स लाइन में खड़े हैं जो इस मैटर पर वेयन का ओपिनियन सुनने का वेट कर रहे हैं। बेसिकली वही वो शख्स होने वाला है जो उसकी फेट डिसाइड करेगा। उसके वर्ड्स ही दुनिया के सामने ऑफिशियल पिक्चर होंगे और उसकी जिंदगी उन्हीं से गवर्न होगी। ये एक एक्चुअल थ्रेट है, पर ये लड़की उसके इस रेज बेट अटेम्प्ट में भी नहीं फंसती। वो बस के बाय कहती है और अपने पापा के साथ वहां से निकल जाती है। उन्हें इस तरह खुद को ह्यूमिलिएट करते हुए देखकर हेड प्रोफेसर काफी अनॉय होता है, जो होप करता है कि उन्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना हो। जहां तक रिपोर्टर्स की बात है, योरम बाहर आती है और तुरंत उस भीड़ में घिर जाती है। वो सब फाइट पर उसका ओपिनियन और अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट उसकी फीलिंग्स जानने की भीख मांग रहे हैं। उसके चेहरे पर इतने सारे कैमरास फ्लैश होने के कारण योरम ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जबकि हमारा लड़का पीछे अपने उस फेस कार्ड से सबको मॉक कर रहा है। एक रिपोर्टर रिवील करता है कि योरम का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे उन सबको ये वंडर होने लगता है कि क्या वो इंटेंशनली दुनिया की अटेंशन गेन करने के लिए इतनी बलिस्टिक हुई थी। वो सभी आंसर्स की भीख मांग रहे हैं, उस पर और ज्यादा क्वेश्चंस की फ्लड लाते हुए, उसके गार्डियन की तरह एक्ट करते हुए और ये जानते हुए कि वो अब क्रैक होने वाली है। जिते रिपोर्टर से अर्ज करता है कि वो एक इंजर्ड बच्ची को अकेला छोड़ दें, पर योरम मूड में है कि सच में टोन सेट कर दे और उन्हें वही दे जो वो चाहते हैं। वो माइक्रोफोन पकड़ती है, उसे अपने मुंह के पास लाती है और बिग स्क्रीन पर ट्रोल फेस बनाते हुए लाउड आवाज में बोलती है, सेक्स। नेक्स्ट सीन में हम लेयर एकेडमी के डॉर्म रूम्स में आते हैं। लिटिल चिकलेट खुशी से पूरी तरह झूम रही है। उन्हें प्रैक्टिकली रहने के लिए एक मैंशन ऑफर किया गया है। सबसे छोटी और नॉटियस बच्ची होने के नाते काउल अपने लिए एक रूम ढूंढने के लिए भागती है। वो एक रूम खोलती है और उसे वो कंफर्टिंग स्पेस एब्सोल्युटली पसंद आती है। ये रूम अकेले ही किसी रिच एयरबीएनबी अपार्टमेंट जैसा लग रहा है। कैल नई सेटिंग को पसंद करते हुए और इसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए वहां हर तरफ डांस करने लगती है, पर उसकी बड़ी बहन जल्दी से ऊपर आती है और आर्ग्यू करती है कि वो इस रूम को स्टील करने वाली है। लिटिल चिकलेट फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसने इसे पहले ढूंढा था और ये सबसे बड़ा रूम भी नहीं है। अल्टीमेटली कैल गिव अप कर देती है और वो लिविंग स्पेस अपनी बड़ी बहन को दे देती है, जिससे उसे काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जहां तक आखिरी और एल्डेस्ट ड्रैगन की बात है, वो उस ब्लू एग को नर्चर करने में बिजी है जो अभी हैच होने वाला है। वो उस छोटे बच्चे का एक बेबी की तरह वेलकम भी करती है, जबकि जिते उसके उस पर पानी स्प्रे करने के इंटेंशंस पर क्वेश्चन करता है। बॉम एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू ड्रैगन्स को पानी बहुत पसंद होता है और हैचिंग स्टेज के पास ये पॉलीमॉर्फ एक प्रॉपर एग बन जाता है। इसके अलावा बॉम पॉइंट आउट करती है कि कैसे पूरी एकेडमी योरम के वायरल मोमेंट से फ्लडेड है। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पर लाइव है और कमेंट्स में लोग इसका पूरा मजा ले रहे हैं। जिते वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहां उसने वो नॉटी वर्ड बोला था, जिससे बॉम को उस छोटे बच्चे के कान कवर करने पड़ते हैं। मीनवाइल योरम को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। आखिरकार ये एक नेचुरल प्रोसेस ही तो है। वहीं दूसरी तरफ लिटिल चिकलेट को तो ये भी नहीं पता कि ये होता क्या है। उसकी बड़ी बहन क्यूरियस होती है कि क्या कैल सच में जानना चाहती है। ये उसके पास इस लिटिल वन को बर्ड्स एंड द बीज के बारे में फाइनली एजुकेट करने का एक चांस है। उस पॉइंट पर गोल्ड ड्रैगन रियलाइज करती है कि क्या होने वाला है। फ्लस्टर्ड हुए वो इस एक्सप्लेनेशन से इनकार करती है, ये मानते हुए कि उसे अभी इतना सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये ट्रोलिंग रेड ड्रैगन उसके दिमाग के साथ और भी ज्यादा मैस करती है। वो इस प्रोसेस के सारे डिटेल्स के बारे में बात करने में बहुत खुश है,
इस हद तक कि वो केल को अपने कान बंद करने से रोकने के लिए उसकी आर्म्स तक पकड़ लेती है। बेचारी लड़की रोती हुई सी आवाज निकालती है और जिते से बीच बचाव करने की भीख मांगती है, जबकि वो उन्हें बस ब्लैंकली देख रहा होता है। अगली सुबह योरम अपने बेस्ट ड्रीम में घिरी हुई मजे से सो रही है। केल तेजी से ऊपर आती है और एक ह्यूज प्रॉब्लम के बारे में जगाने के लिए डोर जोर से खोलती है। रेडहेड उठ भी नहीं पा रही क्योंकि वो पूरी रात जगी हुई थी। जब केल पूछती है कि वो क्या कर रही थी तो ये अल्टीमेट ट्रोल कैजुअली रिस्पॉन्ड करती है कि वो P*RN देखने में बिजी थी। एब्सोल्यूट सिनेमा। वो एक इमीडिएट अफेयर अटेंड करने के लिए नीचे आते हैं। योरम को पहले लगता है कि ये कोई मजाक है, पर तब वो देखती है कि सब कोई पहले से ही यहाँ है। बॉम योरम को ग्यूल के हैचिंग फेज से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो अंडा हिल रहा है और उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, जो उनकी फैमिली के लिए एक मोमेंटस मोमेंट मार्क कर रहा है। काफी लंबा वक्त हो गया है जब जिताई ने अपनी आंखों के सामने किसी नई जिंदगी को जन्म लेते देखा था। उसका पिछला एक्सपीरियंस इतना प्लेजेंट और काम नहीं था जितना कि ये। उस तबाह हुई दुनिया के बीच एक औरत उनसे अपने बच्चे को बचाने की भीख मांग रही थी। जिते के सबॉर्डिनेट को लगा था कि उन्हें बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पैदा होते ही वो बच्चा मर गया। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी और कोई हॉस्पिटल्स नहीं बचे थे। दुनिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो उसे टाइम पर बचाने में हेल्प कर सकती। ये मेमोरी जिताई के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस में से एक है, और एक पॉइंट पर उसने सोचा था कि वो इन्हें दोबारा कभी रीलिव नहीं करेगा, जो उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों। अब योरम सबसे पहली होती है जो अंडे से एक छोटे से ब्लू लिम्ब को बाहर आते हुए नोटिस करती है। वो छोटा सा ड्रैगन पॉप आउट होता है, पूरी दुनिया में सबसे क्यूट मार्शमेलो जैसा दिखते हुए। बॉम ग्यूल को उसकी हैचिंग पर कंग्रेचुलेट करती है और थोड़ी देर बाद उसे साफ कर देती है। जिते इस नन्हे बच्चे को हैंडल करते वक्त उसकी कामनेस नोटिस करता है, तो वो पूछता है कि उसे ये एक्सपीरियंस कहां से मिला। पता चलता है कि उनकी मां भी ऐसा ही करती थी और वो उसे भी बेबी होल्ड करने का ऑफर देती है, पर हमारा बंदा ऑब्वियसली मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल इस लिटिल वन को पकड़ने के लिए मरी जा रही है, इसलिए बॉम उसे पकड़ा देती है, ये अर्ज करते हुए कि वो बच्चे को केयर के साथ ट्रीट करे। गोल्ड और ब्लू एक दूसरे को वार्मली एम्ब्रेस करते हैं, हर सेकंड को एंजॉय करते हुए। योरम से बदला लेने की इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कॉल स्टेट करती है कि रेड ड्रैगन भी सीक्रेटली उसे होल्ड करना चाहती है। वो सीधा उस लिटिल बेबी को उसकी बाजुओं में टॉस कर देती है, योरम को लॉक इन करने और बेबी को कैच करने पर मजबूर करते हुए। योरम के हाथों में वो छोटा सा बेबी सुकून से सो जाता है, जो दिखने में बेहद अडोरेबल लग रहा होता है। यहां तक कि वो ट्रोल भी मानती है कि बेबी क्यूट है और अपने गार्डियन को अर्ज करती है कि एक बार ट्राई करके देखे, वरना बेबी सैड हो जाएगा। ये रेडहेड टॉम बॉय इस आदमी को वॉनबे नॉनचलांट गाय बुलाकर रेज बेट करती है, तो जिते को मजबूर करने के लिए कि वो उसे पकड़े, योरम एक रिडिकुलस फकिंग प्लान बनाती है इस बेबी को फेंकने का। यहां तक कि केल भी वरीड है कि ये साइको इडियट कहीं सच में एक न्यूबॉर्न को ना फेंक दे। यहां योरम अपना मिशन एक्सपोज करती है, एक ऐसा मिशन जो उसने इस नए घर में स्टेप इन करते ही डिसाइड कर लिया था। वो मिशन है अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना, ताकि इस बंदे का कंपोजर टूट जाए और ये पैनिक करे, और अपने इस स्टूपिड प्लान के चक्कर में वो ग्यूल को फेंकने की कोशिश करती है। पर इससे पहले कि वो उसकी तरफ देख भी पाए, भाई उसके पीछे पॉपअप होता है और बेबी को पकड़ लेता है, और उसने ये सब बिना अपना कंपोजर तोड़े किया। ये डूड तो नॉनचलांट प्रोमैक्स है। बॉम को लगता है कि ये जिते के लिए बेबी ड्रैगन को पेट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसने उसे पहले ही पकड़ा हुआ है। उसकी बात मानते हुए वो अपनी उंगलियां बेबी के सिर पर रखता है, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो ये सही कर रहा है। बस 2 हल्की उंगलियां उसके सिर को टैप कर रही हैं। ये मोमेंट इतना रेयर है कि केल अपनी स्मार्ट वॉच से एक फोटो स्नैप कर लेती है, ये जानते हुए कि उसे ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। फोटोज की बात निकली है तो बॉम रिकमेंड करती है कि वो सब एक फ्लावर के साथ मिलकर एक फोटो लें। वो इस फ्लावर को फोटो के लिए यूज करने वाली है, जिससे उसकी दोनों छोटी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं। वो फ्लावर हिलेरियसली जिते के कान के पीछे टक कर दिया जाता है, ताकि वो ग्यूल के ब्लू फ्लावर से मैच करे। वो इस तरह से बहुत अडोरेबल लग रही हैं। बाकी तीनों ड्रैगन्स इस मोमेंट को देखकर काफी एंटरटेन्ड होती हैं। जिते थोड़ा अनॉयड है और उन्हें पिक्चर के लिए जल्दी करने को कहता है। योरम एक ऐसी ब्रैट का पार्ट प्ले करने की कोशिश करती है जिससे पिक्चर्स लेना बहुत क्रिंजी लगता है। एंड में वो मान जाती है और कॉल सेल्फी टाइमर का काउंटडाउन शुरू करती है। पिक्चर ऑनेस्टली काफी नाइस आती है, जिसमें जिते हमेशा की तरह खुद को दिखा रहा है और बाकी सिस्टर्स अपनी अपनी पर्सनैलिटीज डिस्प्ले कर रही हैं। फोटो सेशन के बाद छोटी ग्यूल को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रॉपर्ली खाना खिलाया जाता है। जिते बॉम से पूछता है कि उसके आगे क्या इंटेंशंस हैं। अपैरेंटली उसका गोल ग्यूल को मैजिक ट्रांसफर का यूज करके पॉलीमॉर्फ करना सिखाने में हेल्प करना है। चलो अब मैजिक ट्रांसफर को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 इंडिविजुअल्स के बीच माना का फ्लो इन्वॉल्व होता है, किसी को स्पेल सिखाने का एक ईजियर तरीका। टिपिकली जिस शख्स को सिखाया जा रहा है उसे कोई प्राइस गिव अप नहीं करना पड़ता, पर ये उस शख्स की लाइफ स्पैन को जरूर अफेक्ट करता है जो टेक्निक ट्रांसफर कर रहा होता है। यही वजह है कि जिती कॉशियस है कि क्या उसे सच में इसके लिए अपनी लाइफ स्पैन रिस्क करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो ग्यूल को हमेशा के लिए इस तरह नहीं रख सकते। अपनी जगह पर वापस योरम, कार्ल और वो एक साथ पॉलीमॉर्फ करना सीखते हैं, ब्लू ड्रैगन के एक्सपीरियंस के कंप्लीटली कंट्रास्टिंग, जिसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। ड्रैगन्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और इसीलिए वो चाहती है कि इससे पहले कि ये छोटी बच्ची बड़ी हो जाए, वो ट्रू जॉय एक्सपीरियंस करे। उसके प्लान्स के साथ चलते हुए जिते उसे बताता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करने के लिए विलिंग है, और वो ये जानकर सरप्राइज होती है कि उसे मैजिक के बारे में भी इतनी नॉलेज है। मैजिक ट्रांसफर के अलावा उसकी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। बॉम विश करती है कि जब वो ट्रांसफर प्रोसेस इनिशिएट करे तो वो उसके पास रहे। वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, पर वो काफी टीजिंग लड़की है और चाहती है कि वो उसके और पास आए। जिटी को लगता है कि उसके लिए लिटरली इंचेस की दूरी पर बैठना जरूरी नहीं है, पर उसे लगता है कि ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है इस केस में कि अगर वो गिर जाए और बेबी उसके हाथ से छूट जाए। ये लड़की डायरेक्टली उस बंदे को ऐसी बातें बोल रही हैं जो अब तक हर ओपोनेंट का स्पीड ब्लिट्स करके उनकी शिट निकाल चुका है। बॉम के एक्सक्यूजेस का ये अडोरेबल माउंटेन जिते के आर्मर को तोड़ ही देता है और अल्टीमेटली वो हार मान लेता है।
भाई अब एक्चुअली उसके बगल में बैठा है, उनके शोल्डर्स एक दूसरे से टच हो रहे हैं। वो एडमिट करती है कि उसके मसल्स कितने हार्ड फील होते हैं, पर जब वो इस बात पर कन्फ्रंट करता है तो वो अचानक टॉपिक चेंज कर देती है। ये लड़की 100% उसके लिए सिम्प करती है। अपनी फीलिंग्स में खोई हुई वो ग्यूल के साथ ट्रांसफर प्रोसेस इनिशिएट करती है, उनकी बॉडीज को कनेक्ट करते हुए। कुछ दिन बीत गए। प्रोसेस के कंप्लीट होने तक बॉम की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। वो उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसे थैंक्स बोलती है और अब रेस्ट करने जाना चाहती है, ग्यूल को फीड करने और उसकी टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिते पर छोड़ते हुए। एंड में उसकी थकान उस पर हावी हो जाती है और वो स्लिप होकर गिरने लगती है। पर चिंता की कोई बात नहीं, प्रिंस चार्मिंग उसे अपने आर्म्स में कैच करने के लिए वहां मौजूद है। वो उसे उसके रूम तक ले जाने के लिए ठीक है, जिससे बॉम और भी ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसे इस तरह से गोद में उठाया जाना थोड़ा एम्बैरसिंग लगता है, जबकि जिते रिस्पॉन्ड करता है कि वो अभी भी जोक्स मार रही है। वो उसे याद दिलाता है कि वो काफी हल्की है और इस चीज का यूज करके वो उसे इतना स्वीट होने के लिए टीज करती है। उसे बेड पर लेटाने के बाद जिते उसका रूम बंद करके वहां से निकल जाता है। अचानक वो ग्यूल से कुछ सेंस करता है और रियलाइज करता है कि प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। जब वो रूम में वापस आता है, वहां कोई बेबी ड्रैगन नहीं होती, बल्कि एक टाइनी ब्लू हेयर्ड लड़की होती है। ये छोटी लड़की अपने ड्रैकोनिक सेल्फ की तरह ही क्यूट लग रही है। ये उसका ट्रांसफॉर्म होने का पहला टाइम है और इस बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि इस चीज को कैसे डील करे। जिते उसे एक सिंपल हेलो बोलकर ग्रीट करता है, जो उनकी पहली कॉन्वर्सेशन मार्क करती है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन वापस आते हैं, जहां उसका क्लोन अपनी शिफ्ट करने में बिजी है। पता चलता है कि उसका क्लोन अकेले ही सुपर ह्यूमन क्रिमिनल्स को इजीली हंट डाउन कर रहा है, जिससे उनके डिपार्टमेंट का अच्छा नाम हो रहा है। उसका कैप्टन खुश होकर उन दोनों को एक मील ट्रीट करने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि ये एक नाइस ओकेजन है। एक कॉलीग इस फूल को याद दिलाता है कि वो कंपनी के कार्ड से पे करने वाला है, जिससे वो जोर से हंसने लगता है। हमेशा की तरह हमारा नॉनचलांट किंग इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, ये बहाना बनाते हुए कि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। उसके फ्रेंड्स को कोई क्लू नहीं है कि वो इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है, हमेशा काम के बाद सीधा घर जाना। वो अब वंडर करने लगे हैं कि क्या उसकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, पर वो ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई करता है। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है, जबकि उसके फ्रेंड्स उसे पीछे से आवाज लगाते रहते हैं। नेक्स्ट हम एक ब्लैक हेयर्ड लड़की और जिते के बीच की इंटरेक्शन देखते हैं। क्लोन परफेक्टली उस लड़की के अपीयरेंस को मिमिक कर रहा होता है, पर यहाँ ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि जिते को ये शैडो शुरू में मिली कहां से। पास्ट में ये स्किल डीमन वर्ल्ड के ग्रैंड ड्यूक की थी, जो इसका यूज पूरे किंगडम में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करता था। पर ग्रैंड ड्यूक को स्लॉटर करने के ठीक बाद जिते इस स्किल का नया विल्डर बन गया। अब उसका क्लोन बस एक झलक देखकर ही किसी की भी परफेक्टली मिमिक्री कर सकता है। क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पर अपने मास्टर से मिलने आया था, तो उसे एक डिफरेंट अपीयरेंस की जरूरत थी। खैर, यहां तक कि क्लोन भी अपने मास्टर के चेस्ट पर बंधी इस बेबी को देखकर शॉक्ड है। भाई ने सच में अभी अभी उसकी हेयर कट करवाई है। उनके आसपास के लोग उन दोनों को कपल बुला रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्यूट बेबी है। क्लोन अपने मास्टर के इंसिस्ट करने पर लिटिल ग्यूल को होल्ड करने का ऑफर भी देता है, पर बेबी ग्यूल इस सजेशन से डिस्गस्टेड लगती है, जिससे क्लोन कंफ्यूज हो जाता है। जिते उसे पकड़ने में ठीक है और यहां तक कि ये भी दिखाता है कि ये टाइनी मर्डर मशीन खुद से चल भी सकती है। क्लोन सच में क्यूरियस है कि उसने इस बच्ची को खुले में बाहर लाने का डिसाइड क्यों किया, स्पेशली जब तीनों ड्रैगन्स घर पर ही हैं। प्रॉब्लम यह है कि बॉम अपनी बॉडी के ओवर एक्सर्शन के बाद बेड रेस्ट पर बेहोश है। बाकी दोनों इतनी इररिस्पॉन्सिबल हैं कि उन पर रिलाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिते क्लोन के यहाँ आने के पर्पस के बारे में पूछता है और जब वो अनजान बनने की एक्टिंग करता है तो वो उसे इंस्टेंटली कॉल आउट कर देता है। वो अपनी शैडो के अंदर की फेंटेस्ट इमोशन को भी सेंस कर सकता है, तो वो जानता है कि कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। शैडो इस मिशन में अपना जेन्युइन रोल एक्सप्रेस करती है। अपने प्रीवियस ओनर्स के साथ वो कभी इस तरह की नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी। वो शैडो को क्रिटिकल मिशंस के लिए यूज करना चाहते थे, जैसे कि असैसिनेशंस करना या उन्हें डिस्टेंट लोकेशंस पर भेजना जहां उन्हें अपनी अथॉरिटी दिखानी होती थी। पर अब जब जिते अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो रहा है, उसकी शैडो को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर ब्लेंड इन कैसे हो। ये अपनी फीलिंग्स बोलने के लिए माफी भी मांगती है, हालांकि हमारा लड़का उसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता है। शैडो एक ऐसी बीइंग है जिसका अपना दिमाग है, पर उसके मास्टर का फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट मिशन जरूर है। तब तक वो चाहता है कि क्लोन वैसा ही करता रहे जैसा वो अभी कर रहा है। साथ ही वो चाहता है कि क्लोन जाए और उनके अर्लियर सजेशन पर अपने को-वर्कर्स के साथ एक ड्रिंक एक्सपीरियंस करे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा जब शैडो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगी। इन इंस्ट्रक्शंस के साथ वो वापस ऑफिस चला जाता है। जिते की निगाह अचानक एक मदर पर पड़ती है, जिसने अभी अभी अपनी डॉटर को गिफ्ट के तौर पर एक टेडी बेयर खरीद कर दिया था। वो छोटा पांडा लिटिल ग्यूल की अट्रैक्शन कैच कर लेता है। ये क्लियर है कि उसे भी वो चाहिए, और पापा यहाँ ये देख सकते हैं। वो पूछता है कि क्या उसे अपना खुद का एक टेडी चाहिए, और अपनी सिटी वाइड इन्वेंट्री रेल्म से एक टेडी बेयर निकालता है। अनफॉर्चुनेटली ये उस पैंडा से डिफरेंट दिखता है, पर वो फिर भी उसे उसके हाथ में दे देता है। ग्यूल को एट फर्स्ट साइट उससे प्यार हो जाता है, अपने गिफ्ट को अडोर करते हुए। वो यहाँ तक कि पूछता है कि क्या उसे ये पसंद आया, जिसके जवाब में वो टेडी को नीचे रखती है और जिते की तरफ चलने लगती है। जिते उसे उठा लेता है, ये वंडर करते हुए कि क्या ये इसका और टेडी मांगने का तरीका है। रियलिटी में वो अपना फेस आगे करती है और सच में अपना सिर उसके सिर से लगा लेती है। ये अब तक की स्टोरी का सबसे क्यूटेस्ट मोमेंट हो सकता है। हमारा लड़का उसकी इंटेंशन से डम्बस्ट्रक है और सोचता है कि आखिर यहाँ सीन क्या है। ये एक्शन बॉम्ब की मैजिक ट्रांसफरेंस टेक्निक से रिजेंबल कर रहा था। जिते तुरंत समझ जाता है कि ड्रैगन्स इस टेक्निक का यूज अफेक्शन डिस्प्ले करने के लिए करते होंगे। उसकी 6 ट्रैजिक लाइफ टाइम्स की सारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज उसके दिमाग में दोबारा सर्फेस पर आने लगती हैं। उसने डीमंस और ड्रैगन्स की पूरी होड़ को फेस किया था, इस प्रोसेस में अपनी काउंटलेस चीजें खोते हुए। उसने सब कुछ दोबारा दांव पर लगाने के लिए रिग्रेशन की एक्सेस को एक बार फिर से घुमाया था। ऐसा लगता है कि ग्यूल जरूर एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में टैप इन कर चुकी थी, और उसके शॉक के लिए जिते पहली बार सिंसियरली स्माइल करता हुआ दिखाई देता है। हाथ पकड़े हुए वो पार्क में घूमते हैं।
जिते आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है कि कोई पहले से ही रास्ते में है। लिटिल चिकलेट कॉल उन्हें पार्क में ढूंढ लेती है और ह्यूमन फॉर्म में इस क्यूट गाय को ग्रीट करती है। जब वो दोनों उस एप्पल एयरड्रॉप कनेक्शन के लिए अपने हेड्स टैप करते हैं, कैल को पता चलता है कि जिते से गिफ्ट मिलने के बाद ये लिटिल बच्ची कितना हैप्पी फील कर रही है। अपेरेंटली ड्रैगन्स एक दूसरे के दिमाग को काफी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, स्किन टच करते ही अपने थॉट्स एक दूसरे को रिले करते हुए। स्किन को फील करने का ये डिजायर उनके लिए अपना अफेक्शन दिखाने का एक तरीका है, और यही वजह है कि उस क्यूट मार्शमेलो ने जिते के साथ ऐसा किया था। ये एक ऐसी चीज है जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थी। अचानक वो उसके पीछे कुछ नोटिस करता है। केल रियलाइज करती है कि वो उसके केस की बात कर रहा है और वो जल्दी से अपनी फैंसी न्यू अकूस्टिक गिटार निकाल लेती है। ये दूसरों के साथ स्किन टू स्किन टच किए बिना अपनी फीलिंग्स दिखाने का उसका तरीका है। वो यहाँ तक कि एक फैंसी म्यूजिशियन की तरह फील करती है जो उसकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली फिट करता है। गोल्ड ड्रैगन अपना बेस्ट देना चाहती है, पर यही गिटार जिते को कुछ बहुत सैड मेमोरीज याद दिलाती है। उसने एक बार उसे टूटी हुई गिटार के साथ पाया था और उसकी जिंदगी सेल्फ सैबोटाज और टोटल अब्यूज तक रिड्यूस हो चुकी थी। वो उस वक्त कितनी मिजरेबल लग रही थी, इसलिए उसे डर है कि अब आगे क्या होने वाला है। इस बार जिताए उसे रिमाइंड करवाता है कि वो इसके लिए ज्यादा ऑब्सेसिव न बने। गोल्ड ड्रैगन थोड़ी अनॉयड होती है, पर उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स के बावजूद उसके लिए चीजों को मॉडरेशन में रखना ही बेस्ट होगा। फिर जिती बॉम की कंडीशन चेक करने के लिए उसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो फीवर की वजह से अभी भी गहरी नींद में है। उस पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ट्रांसफरेंस प्रोसीजर का असर है। जहां तक यूरम की बात है, वो उसके बारे में भी पूछता है और पता चलता है कि ये मेनियक घर पर एक लूजर की तरह अकेले बैठे ड्रामास देखने में बिजी है। ये एक्चुअली फैसिनेटिंग है कि पहली बार उसने माइंडलेस फाइटिंग से बियॉन्ड किसी चीज में इंटरेस्ट ढूंढा है। कम से कम हमारे लड़के की नजरों में तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। वो आखिरकार वापस घर पहुंचते हैं। लगभग इंस्टेंटली वो एक सिनिस्टर प्रेजेंस सेंस करता है। गोल्ड ड्रैगन बॉम्ब को चेक करने जाने वाली होती है, पर वो उसे रोकता है, उसे पीछे खींचता है और ब्लंटली कॉल को ऑर्डर देता है कि वो अपनी लिटिल सिस्टर को अपने रूम में सिक्योर कर ले, और जब तक वो खुद न कहे वो नहीं चाहता कि वो बाहर आए। वो इसका रीजन भी एक्सप्लेन नहीं करता, एक टेरिफाइंग टोन अडॉप्ट करते हुए। गोल्ड ड्रैगन अग्री करती है और ब्लू वन को वहां से ले जाती है। अब जब वो अकेला है, वो बॉम्ब का डोर ओपन करता है। यहाँ वो 4 डिफरेंट एंटिटीज को उसके आसपास मंडराते हुए देखता है। ये लोग इस बात से फियर्सली पिस्ड हैं कि बॉम्ब इस कंडीशन में आ गई है। उनकी पहली अजम्पशन जिते से गुस्से में मिलने की होती है, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या इस सब के पीछे वही रिस्पॉन्सिबल है। चलो समझते हैं कि ये क्रीचर्स आखिर हैं क्या। ड्रैगन्स के पास उनके अपने सर्वेंट्स होते हैं जो उन्हें अपने मैजिक के जरिए कुछ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को कंट्रोल करने अलाउ करते हैं। फिर वो इन सर्वेंट्स को लॉयल नाइट्स और स्लेव्स में बदल देते हैं ताकि वो उनके घर को प्रोटेक्ट कर सकें। इन गार्डियंस में से भी कुछ ऐसी एलीट बॉडीगार्ड्स होते हैं जो इन हैचलिंग्स को सर्व कर रहे होते हैं। सिचुएशन को देखकर जिता रियलाइज करता है कि उन्होंने उस पर स्लीप मैजिक का यूज किया है। गार्डियन उस पर चिल्लाता है और एक आंसर डिमांड करता है। जिती किसी की फक केयर नहीं करता और मानता है कि उन्हें कम से कम पहले खुद को इंट्रोड्यूस तो करना चाहिए, बेसिकली उन्हें एक मजाक की तरह ट्रीट करते हुए। गार्डियन डिसाइड करता है कि इस लोली ह्यूमन को उनका टेरर डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, ये मानते हुए कि सिर्फ स्ट्रांग लोगों को ही क्वेश्चंस पूछने का राइट होना चाहिए। एक मूव यूज करके जिसका नाम डार्क क्लैरिटी है, वो जिते को एक ही मूव में केज कर लेता है। एक ग्लांस देखकर ही वो बता सकता है कि उन्होंने पहले ही एक सॉलिड हाई लेवल प्रोटेक्शन बैरियर यूज किया हुआ है। गार्डियन एक फाइनल वार्निंग ऑफर करता है, ये पूछते हुए कि इस इंसान ने ग्रीन ड्रैगन के साथ आखिर किया क्या है, एक आंसर डिमांड करते हुए। जिते कामली ब्लू ड्रैगन के हैचिंग की न्यूज देता है और बताता है कि इसी वजह से उसने मैजिक ट्रांसफर प्रोसेस में अपनी खुद की एनर्जी स्पेंड की है। सेटिस्फाई होने पर गार्डियन फिर इस ह्यूमन की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। जिते सार्कास्टिकली खुद को एक गार्डियन बुलाता है, जो रियल गार्डियंस के सामने एक आयरॉनिक जोक है। वो वंडर करते हैं कि क्या वो सच में उन्हें प्रोटेक्ट करने के केपेबल भी है, जिस पर जिते कंफर्म करता है। उसका अकेला क्वेश्चन ये है कि आखिर वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे और क्यों आ गए। उसकी नॉलेज के हिसाब से इन लोगों को एक डिमेंशन में फंसा होना चाहिए था, ये सेंस करते हुए कि वो एक ह्यूमन होने के हिसाब से काफी डेंजरस है। वो उसको बैटल में फेस करने के लिए अपने वेपन्स उठा लेते हैं, खुद को गार्डियंस और कॉजालिटी की हिस्ट्री के कीपर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए। वो जानते हैं कि वो बच्चों की टेक केयर कर रहा है, पर उनके पर्सपेक्टिव से जिते को जरूर पर्ज करना होगा क्योंकि वो आगे चलकर ट्रबल क्रिएट कर सकता है। हमारा लड़का उन्हें बात करके मामला सुलझाने की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, पर वो उस पर पहले ही हर डायरेक्शन से अटैक कर चुके थे। गार्डियन हमारे लड़के पर स्ट्राइक करता है, पर वो स्विफ्टली डॉज करने में कामयाब हो जाता है। गार्डियन को बिलीव नहीं होता कि एक मामूली इंसान उसकी स्वॉर्ड ऑफ स्टैलियन को इतनी आसानी से ब्लॉक करने में कामयाब रहा। फिर जिते उस पर अटैक करता है और गार्डियन सिर्फ एक स्ट्राइक में ही नीचे गिर जाता है, जो उसके लिए काफी शेमफुल है। दूसरा गार्डियन अश्योर करता है कि वो इस ह्यूमन को खत्म कर देगा, पर जिसने ये ब्लो खाया था वो उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि ये ह्यूमन उनकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो चाहे जो ट्राई कर लें वो एंड में उसके खिलाफ हार ही जाएंगे। कुछ देर बाद हमारा लड़का सभी गार्डियंस को डिफीट कर देता है। मेन गार्डियन रियलाइज करता है कि उसने इस इंसान के बारे में कुछ अजीब जरूर फील किया था, कोई ऐसा जो यंग ड्रैगन्स के साथ रहकर उन पर नजर रख रहा था, और जब उसे डाउट्स होने शुरू हुए थे तभी उसे ये समझ जाना चाहिए था। जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है जिससे पंगा फक नहीं लिया जा सकता। हमारा लड़का उस गार्डियन के ऊपर खड़ा होता है, उसे याद दिलाते हुए कि उन्हें बस बात कर लेनी चाहिए थी। फिर वो पूछता है कि अगर डिमेंशन में प्रॉब्लम थी तो वो सब जिंदा कैसे बचे। गार्डियन रिवील करता है कि ये डिमेंशन में आए एक ट्विस्ट की वजह से हुआ और उनके लॉर्ड ने उस डिमेंशन को खोल दिया था जिसने उनके नेस्ट को इस दुनिया से कनेक्ट कर दिया था। उन्हें बिना पता चले डिमेंशन ट्विस्ट हो गया और उन्हें डिमेंशनल बाउंड्री से बाहर फेंक दिया गया। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर उनके लॉर्ड ने एक बार होराइजन ऑफ प्रोविडेंस नामक किसी चीज का जिक्र किया था। जो उसे पता है वो ये है कि डिमेंशन में ट्विस्ट इस होराइजन ऑफ प्रोविडेंस से आई पावर की वजह से होता है और बाकी डिमेंशंस भी इसके इर्द गिर्द ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं।
हमारे बंदे को ये बात स्ट्रेंज लगती है क्योंकि प्रीवियस रिग्रेशंस में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं थी और उसने ये कॉन्सेप्ट्स पहले कभी नहीं सुने थे। पर अब जब वो इस बारे में सोचता है, ये वाली रन पिछली वालियों से नोटिसेबली डिफरेंट है। ये भी पहली बार है कि ग्रीन ड्रैगन गार्डियंस उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। फिर वो पूछता है कि होराइजन ऑफ प्रोविडेंस का उनके यहाँ पहुंचने से क्या लेना देना है, ये वंडर करते हुए कि क्या उस कॉन्सेप्ट ने उनकी हेल्प की। वो जवाब देते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के पार वाली विल ने उन्हें एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड किया और जब उसने दूसरे गार्डियंस के साथ उस पाथ को फॉलो किया तो उसे वो जगह मिल गई जहां वो हैचलिंग्स थी। हमारा लड़का फिर उस गार्डियन को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करता है और अपनी स्किल्स ऑफ बैलेंस आई यूज करता है, जो उसे बताती है कि क्या गार्डियन सच बोल रहा है या झूठ। पता चलता है कि वो सच ही बोल रहा था। वो रिलीव्ड है क्योंकि उसने उस हर चीज से डील कर लिया है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी और उसने डिमेंशंस को भी मल्टीपल टाइम्स इंस्पेक्ट किया है, जो उसे ये सोचकर परेशान कर देता है कि आखिर अब कुछ अननोन दोबारा क्यों अपीयर हो रहा है। गार्डियन दोबारा उस होराइजन के बियॉन्ड वाली विल के बारे में बोलता है जो उसे बहुत डिससैटिस्फाइड लगी थी, मोस्टली इसीलिए क्योंकि उसके पास ग्रीन ड्रैगन की पावर से बनी एक कोर है। अचानक हमारा लड़का अपनी शर्ट खोलता है और ग्रैंड क्लॉक को देखता है जो टाइम के ट्विस्टेड फ्लो को आइडेंटिफाई करता है और जिसे एक अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। वो इसे अपने हाथ में लेता है, ये सोचते हुए कि उसके रिग्रेस करने के अलावा ये हमेशा रुका ही रहा था। फिर भी अब इसने इंटरफियर करना शुरू कर दिया है, पर वो वेट करने के अलावा इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकता। गार्डियन वंडर करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पर हमारा लड़का कहता है कि क्योंकि वो पहले से ही सभी ड्रैगन्स की टेक केयर कर रहा है, उसके पास इनके लिए कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो उन्हें जाने देता है जब तक कि वो कोई ट्रबल ना क्रिएट करे। जैसे ही वो जाने लगते हैं, उन गार्डियंस में से एक कहता है कि वो नहीं जा सकता और उसे हमारे लड़के से एक थप्पड़ पड़ता है। हमारा लड़का उसे भेजने की कितनी भी कोशिश कर ले, उसका आंसर चेंज नहीं होता। उसके कंपेनियंस हमारे लड़के को बताते हैं कि ये एक फूलिश बंदा है जो हाथ में आई आजादी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा लड़का उसकी तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि ये शख्स एक गार्डियन बनने के बिल्कुल फिट है। वो अपनी सोर्ड उठाता है और उस एक को छोड़कर जिसने जाने से इनकार किया था, बाकी सभी गार्डियंस को मार डालता है। गार्डियन सोचता है कि क्या हमारा हीरो उन्हें टेस्ट कर रहा था, जिस पर हमारा लड़का जवाब देता है कि उसे बस उसमें कुछ अनयूजुअल लगा। आखिर वो ग्रीन ड्रैगन्स को इतना प्रोटेक्ट क्यों करना चाहेगा। गार्डियन रिस्पॉन्ड करता है कि उसने ग्रीन ड्रैगन्स के लिए अपनी लॉयल्टी अभी खोई नहीं है। जब हमारा लड़का एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो ग्रीन ड्रैगन्स की टेक केयर कर लेगा, तो गार्डियन सुनने से ही इनकार कर देता है। इसलिए हमारा लड़का उसे एक ऐसा रोल देता है जो वो इस वक्त एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि वो उनका गार्डियन बनने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। फिर वो इन लड़कियों को उस जैनिटर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे उसने अभी अभी हायर किया है। जैसे ही जैनिटर बर्तन धो रहा होता है, वो अपना टाइम एंजॉय भी कर रहा होता है। जब उसे इस पोजीशन के लिए असाइन किया गया था, वो कंफ्यूज था क्योंकि एक जैनिटर होने का ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से ये समझना उसके लिए काफी मुश्किल है। उसे बताया गया था कि जिते अकेले ही ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग है और उसने अपने रास्ते से हटकर उसे जैनिटर की जॉब दी है। तो अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो वो इस बात को मेक श्योर करेगा कि वो वहीं उसका एंड कर दे। जैनिटर अब ये सोच रहा है कि वो आखिर एक डिश वॉशर कैसे बन गया। जब वो बर्तन धो रहा होता है, बॉम अचानक पॉपअप होती है और पूछती है कि क्या वो एस्कलीफा से आया गार्डियन है। वो उसे देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि वो पहले ठीक नहीं थी, पर वो उसे अश्योर करती है कि अब वो बिल्कुल ठीक फील कर रही है। वो जैनिटर से कहती है कि एप्रन उस पर अच्छा लग रहा है और वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है, जिससे वो शर्मा जाता है। उसकी ये मीठी बातें सुनकर वो उसकी देखभाल करने के लिए इतना मोटिवेट हो जाता है कि चाहे उसे झाड़ू लगाना पड़े या टॉयलेट साफ करने पड़े, वो सब करेगा ताकि यू बॉम को घर का कोई काम ना करना पड़े। पर गलती से उसके हाथ से एक डिश टूट जाती है और पता चलता है कि वो काफी एक्सपेंसिव वाली थी। दूसरी तरफ ग्यूल तैयार हो रही है जिसमें कॉल और यू बॉम उसकी हेल्प कर रही हैं। दोनों को उसके कपड़े बहुत क्यूट लगते हैं और छोटी बच्ची भी उन्हें अप्रूव करती है क्योंकि कपड़े पहनने के बाद से वो बस कंटिन्यूअसली स्माइल कर रही है। यू बॉम जैनिटर की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसे बच्ची पर कौन से कपड़े सबसे ज्यादा पसंद आए। फ्लो मॉप करते हुए वो अग्री करता है कि उसे सभी पसंद है क्योंकि वो ग्यूल पर परफेक्टली सूट कर रही है। जिते सोफा पर बैठा सबको ऑब्जर्व कर रहा है। वो काउल को थोड़ा और ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसकी उंगलियों पर चोट के निशान है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो अभी भी गिटार बजा रही है। ये देखकर काउल डर जाती है और अपनी उंगलियां छुपाने की कोशिश करती है। वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है कि वो सिर्फ फ्री टाइम में गिटार बजाती है। यू बॉम जतय को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उस पर इतना हार्श ना हो, और जतय एक्सप्लेन करता है कि उसका मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं था। वो टॉपिक चेंज करता है और कहती है कि उसने काफी टाइम से योरम को नहीं देखा और सोचता है कि क्या वो अभी भी अपने रूम में बैठकर ड्रामास देख रही है। जैनिटर बताता है कि वो उसका रूम साफ करने गया था, पर उसने उसे वहां से भगा दिया। वो उसके लिए थोड़ा वरीड है क्योंकि वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हो सकता है वो बिल्कुल सोई ही ना हो। तो जिते उसके रूम में जाकर उसे चेक करने का डिसाइड करता है। जब वो उसके रूम में जाता है, योरम पूछती है कि क्या वो ये चेक करने आया है कि वो जिंदा भी है या नहीं। वो टीवी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो एक शो देख रही है और वो उसे पूछती है कि क्या उसने ये पहले देखा है। वो मना कर देता है। उसने उसे ये नहीं बताया कि उस शो के 7 सीजन्स है। स्टोरी लाइन सच में बहुत बेकार है और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही गलत है। वो बस उसे टीवी बंद करने को कहता है और बाहर आने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ बताना है। उसके बाहर आने के बाद वो अनाउंस करता है कि आज वो लोग घर की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, जिससे तीनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि उसने इतना अचानक ये डिसीजन क्यों लिया। वो एक्सप्लेन करता है कि भले ही वो ह्यूमंस नहीं है, पर जब तक वो अर्थ पर हैं उन्हें ह्यूमंस की तरह ही रहना होगा। वो खास तौर पर योरम और काउल की तरफ इशारा करता है क्योंकि वो दोनों सबसे ज्यादा गंदगी मचाती हैं। ये सुनकर काउल उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो बिना परमिशन के उसके रूम में क्यों घुसा, क्योंकि उसकी मां ने उसे बताया था कि ड्रैगन्स एक दूसरे के लेयर में बिना परमिशन नहीं जा सकते। जिते उस पर टॉन्ट मारता है कि उसकी मां को उसे अपना रूम साफ करना भी सिखाना चाहिए था, जिससे वो चिढ़ जाती है। वो फिर उन्हें कहता है कि उन्हें लिविंग रूम और किचन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उन्हें फिलहाल सिर्फ अपने रूम साफ करने चाहिए। योरम गुस्सा हो जाती है क्योंकि आखिर उनके पास एक जैनिटर है, तो उन्हें साफ सफाई क्यों करनी चाहिए।
ये बोलते हुए वो नाक से एक बुगर निकालती है। कैल उससे ग्रोस आउट फील करती है और यूरम अपना बुगर उस पर चिपका देती है और ये कहते हुए निकल जाती है कि अगर कैल को ऐसी गंदी चीजों से नफरत है तो उसे अपना रूम खुद साफ करना चाहिए। बाहर निकलने से पहले वो जैनिटर को अपना रूम साफ करने को कहती है और बताती है कि वो जिम जा रही है और वापस आकर वो रूम इंस्पेक्ट करेगी। यू बॉम्ब डिनर के लिए ग्रोसरीज लेने उठती है क्योंकि उसने अपना रूम कल ही साफ कर लिया था। जिते यू बॉम्ब के डिनर बनाने के बारे में सोचकर थोड़ा डरा हुआ है। वो उससे पूछती है कि क्या कोई स्पेसिफिक डिश है जो वो चाहता है, पर वो बस उसे ग्रोसरी स्टोर तक एक सेफ ट्रिप विश करता है। इस बीच जैनिटर यूरम के रूम में घुसता है और वहां एक बहुत बड़ा मेस फैला हुआ है। वो सोचता है कि बिना नाक के भी वो एक अजीब सी बदबू कैसे सेंस कर पा रहा है, बिल्कुल डीमन वर्ल्ड जैसी, पर उससे भी बुरी। वो सिगरेट्स का एक स्टैश उठाता है और रियलाइज करता है कि यही वजह थी कि वो थोड़ी देर पहले ठीक नहीं लग रही थी और शायद वो इन सिगरेट्स के जरिए अपनी पॉइजन रेजिस्टेंस को ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो कचरा उठाना शुरू करता है, मैक्सिम वहां आ जाता है और उसे बताता है कि कैंस और प्लास्टिक को फेंकने से पहले उन्हें अलग अलग सॉर्ट करना पड़ता है। मैक्सिम सोचता है कि क्या इस जैनिटर को क्लीनिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। वो क्वेश्चन करता है कि क्या एस्कलीफा में रिसाइकलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट जैनिटर को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो इस बंदे से डीमन वर्ल्ड की एनर्जी फील कर सकता है। वो वंडर करता है कि क्या ये कोई क्लोन है। मैक्सिम सख्ती से उसे जल्दी काम निपटाने को कहता है। अचानक जिते वहां आ जाता है और पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैक्सिम उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि जैनिटर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो वो उसे गाइड कर रहा था। कोट पहना हुआ ये बंदा मैक्सिम है जो डीमन वर्ल्ड से है और पावरलेस लोगों को जलील करने का आदी है। जिते फिर उन दोनों को मिलकर सफाई करने को कहता है क्योंकि अकेले जैनिटर के लिए ये बहुत टफ जॉब होगी। वहीं लड़कियां अपने रूम साफ कर रही हैं। सफाई खत्म होने के बाद मैक्सिम को मॉस्को रशिया का एक मैप दिया जाता है और उसे वहां जाने को कहा जाता है क्योंकि वहां इनविजिबिलिटी नाम की एक डेमोनिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रांसेंडेंट टाइप डेमोनिक ह्यूमन पर रिसर्च कर रही है। जिटी उसे अपना काम एक हफ्ते में रैप अप करके रशिया निकलने को कहता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद उसे प्रोटोटाइप एक्स नाम के कमांडर क्लास ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन को ढूंढना है और मैक्सिम इस फैसले पर अग्री कर जाता है। तभी यू बॉम्ब बहुत सारी ग्रोसरीज लेकर घर लौट आती है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों को फीड करना है और बहुत सारा खाना पकाना है। जब यू बॉम्ब के वापस आने की वजह से मैक्सिम वहां से निकलने लगता है तो जिती उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे उसके साथ अपने कपड़े स्वैप करने होंगे। कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है और लड़कियां उसे एंजॉय कर रही हैं। केवल विश करती है कि काश जैनिटर भी उनके साथ खा पाता, पर यूरम कहती है कि उसके पास खाने के लिए मुंह तक नहीं है। इस दौरान जिते अपने सामने परोसे गए खाने को देखकर ही डर रहा है। मैक्सिम की तरफ शिफ्ट होते हैं। मैक्सिम जमीन पर पड़े बहुत सारे डेड मैन से घिरा हुआ है जिन्हें बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया गया है। दीवार पर अपने हाथों से पिंड एक आदमी उस पर चिल्लाता है, उसे गालियां देता है और लोली ह्यूमन बुलाता है। वो चिल्लाता है कि अगर उसे पता होता कि उसके पीछे कौन है तो वो घुटनों पर भीख मांग रहा होता। मैक्सिम उसके आर्म काट देता है। वो उसे अच्छी तरह जानता है और ब्लू ड्रैगन स्कूल के प्रोफेसर वेआन के बारे में बात करता है, या फिर क्या उसे इनविजिबिलिटी से एफिलिएटेड एक डेमोनिक ह्यूमन के रूप में मेंशन करना चाहिए। वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई प्लॉटिंग कर रहा है और अगर हाँ तो उसका प्लान क्या है। वो उसे ये भी बताता है कि उसके झूठ उस पर काम नहीं करेंगे, इसलिए उसे तुरंत सच बोलना होगा क्योंकि वो अपनी स्किल्स ऑफ बैलेंस यूज कर रहा है। वो आदमी बोलना शुरू करता है और कहता है कि उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, पर अगर वो 3 महीने में सक्सीड हो गया तो वो भी चोजन बन सकता है। मैक्सिम समझ नहीं पाता और सोचता है कि क्या वो सीड्स की बात कर रहा है। सीड्स वो 4 चुने गए डेमोनिक ह्यूमंस होते हैं जो इनविजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। आमतौर पर डेमोनिक ह्यूमंस डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं, पर जो लोग इन सीड्स तक पहुंचते हैं उनके पास अपनी खुद की लीजेंस हो सकती हैं। वो डिजास्टर लेवल के बराबर पावर गेन कर लेते हैं जो डेमोनिक ह्यूमंस के बीच हाईएस्ट रैंक है। मैक्सिम को यह अजीब लगता है क्योंकि वेआन ने पिछली किसी भी टाइमलाइन में कभी सीट्स में आने की ख्वाहिश नहीं दिखाई थी और इस टाइम उसके पास कोई प्लान बनाने की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी नजर एक ग्रैंड क्लॉक पर पड़ती है जो होराइजन ऑफ प्रोविडेंस के उस पार से आने वाली मैलिस को रीड करती है और एक ऐसे बीइंग को सर्च करती है जो वर्ल्ड टाइमलाइन से भटक गया हो और इसका टारगेट डेमोनिक ह्यूमन वेआन है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड टाइमलाइन के बाहर किसी ऐसे शख्स ने इंटरफेयर किया है जिसके मन में रिग्रेशन के खिलाफ डिस्कंटेंट है। वेआन पास्ट रन्स के फाइनेस्ट एलिमेंट्स के साथ एग्जिस्ट करता है और रिपीटेड रिग्रेशंस के फ्लो से अलग हो चुका है। वो रियलाइज करता है कि ये उससे रिलेटेड हर चीज में रिमोटली इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि पहले ये गार्डियंस के लिए था और अब ये वेआन के लिए है। कटे हुए हाथ वाला आदमी कहता है कि अगर वो उसे जिंदा छोड़ दे तो वो उसके लिए और इन्फॉर्मेशन ला सकता है क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ उसका वेट कर रही है। वो भीख मांगता है कि वो उसे धोखा नहीं देगा, पर इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे मैक्सिम उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। मैक्सिम अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि झूठ वैसे भी उस पर काम नहीं करते। वो बंदा तब भी मारा जाता अगर वो सच बोल रहा होता। फिर वो अपनी उंगलियां स्नैप करता है और पूरी जगह को तबाह कर देता है। वापस हमारे मेन गाय जिताए पर आते हैं। वो बाहर चल रहा है और सोच रहा है कि अगर इस प्लान ने वेआन को सीट्स तक पहुंचने में हेल्प की होती तो ये जरूर एक ह्यूज स्केल पर होगा। इससे उसे लगता है कि ये लेयर एकेडमी से रिलेटेड हो सकता है। उसे याद आता है कि वेआन ने यूरम से एंड ऑफ द ईयर इवेंट के बारे में क्या कहा था। वो समझ जाता है कि जरूर इसका उसके प्लान से कोई लेना देना है। फिर उसकी अटेंशन एक लेडी पर जाती है जो ग्यूल के पास रुकी हुई है। बेबी को क्यूट बोल रही है और कह रही है कि उसने इतनी क्यूट बच्ची पहले कभी नहीं देखी। दोनों लेडीज उस छोटी बच्ची पर पागल हो रही हैं। हमारा लड़का बीच में आता है और स्ट्रिक्ट टोन में पूछता है कि क्या इन लेडीज का उस बच्ची से कोई रिलेशन है जिससे दोनों औरतें डर जाती हैं। फिर वो यू बॉम्ब के साथ बैठता है जो सोच रही है कि उसने आज पूरे दिन उसे क्यों नहीं देखा और पूछती है कि वो कहाँ था। वो उसे बताता है कि उसे कोई बिजनेस निपटाना था और पूछता है कि वो बच्ची के साथ यहाँ क्या कर रही है। वो एडमिट करती है कि बीमार होने की वजह से वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई थी और अब स्कूल शुरू होने वाला है तो उसे लगा कि फ्यूचर में भी उसके पास उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा।
एक मोमेंट की खामोशी के बाद यू बॉम्ब सोचती है कि इस तरह पार्क में बैठने से वो एक फैमिली की तरह लग रहे हैं, जो जिते को हैरान कर देता है। वो आगे कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी बच्ची उसकी बेटी है और वो उसकी माँ है। जिस हिसाब से वो दोनों एक कपल बन गए, पर दोनों इस बात पर चुप रहते हैं। वो धीरे से गिगल्स करने लगती है और उसे अश्योर करती है कि वो बस मजाक कर रही थी और उसे सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो बात टाल देता है और कहता है कि अगर वो अजीब बिहेव करने वाली है तो उन्हें बस घर चलना चाहिए। फिर वो छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। स्कूल शुरू हो चुका है और लड़कियां एक साथ कुछ क्लासेस लेने के लिए एक्साइटेड हैं। यू बॉम्ब सुपर ह्यूमन स्टडीज, लिटरेचर, मैजिक स्टडीज और सोशियोलॉजी लेने वाली है। फिर वो सोचती है कि कॉल के मुंह में हमेशा टोस्ट का एक पीस क्यों होता है, जबकि वो घर से ब्रेकफास्ट करके निकली थी। केउल रिवील करती है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर वो मुंह में टोस्ट दाबे हुए किसी से टकराती है तो वो इंसान उसका डेस्टिन्ड पार्टनर बन जाएगा और इस तरह वो एक दिन अपने पार्टनर से मिलेगी। अचानक वो योरम से टकराती है और योरम कॉल को टीज करने लगती है कि अब वो उसकी डेस्टिन्ड पार्टनर बनेगी। ये सुनकर केउल रोने लगती है क्योंकि वो क्लियरली नो होमो है। योरम उसके साथ फ्लर्ट करती है और कहती है कि उसने एक अमेरिकन ड्रामा देखा था जिसमें लड़कियां एक दूसरे के साथ हर तरह की चीजें करती हैं और इसी बीच वो उसका टोस्ट चुरा लेती है। फिर योरम पूछती है कि जिते कहाँ है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनकी क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए आएगा। यू बॉम्ब क्लैरिफाई करती है कि वो बस कुछ मैटर्स चेक करने के लिए एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस गया है। इंस्टेंटली योरम कहती है कि वो आमतौर पर घर पर नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि शायद वो किसी लड़की से मिल रहा है। ये बात सुनते ही यू बॉम्ब की रूह निकल जाती है। तभी उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो रिपोर्टर्स जैसे लग रहे हैं, शायद किसी नोटवर्दी फ्रेशमैन को कैप्चर करने आए हैं। जब रिपोर्टर्स लड़कियों को एंटर करते देखते हैं वो तुरंत उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, ये सोचकर कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोफिया को पीटा था, स्पेसिफिकली उनकी रेड हेड बैरी योरम को देखकर। लाइट्स और रिपोर्टर्स जल्दी से उसे घेर लेते हैं और वो ओवरस्टिमुलेटेड हो जाती है। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाती है कि सब अपना मुंह बंद रखें। फिर वो उनसे एक एक करके निपटने का डिसाइड करती है, क्योंकि पिछली बार उसने जो आंसर्स दिए थे वो उनके लिए काफी नहीं थे। घर पर जिते जैनेटर को बच्ची का ख्याल रखने का ऑर्डर देता है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और वो भी घर पर नहीं रहेगा। उसके जाने के बाद जैनेटर सोचता है कि उसने क्लीनिंग से हार्डर टास्क मिलने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी बच्चे की देखभाल नहीं की। वो फिर ग्यूल से बात करता है और उसे वेट करना बंद करके किसी कंफर्टेबल जगह पर रेस्ट करने को कहता है, क्योंकि लड़कियां और घर का मालिक शाम को ही वापस आएंगे। ये सुनकर वो वापस खेलने चली जाती है, जिससे वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वो वापस सफाई पर लगने का डिसाइड करता है, पर अचानक उसे एक पिक्चर बुक दिखती है और वो बेबी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बुक पढ़ना चाहती है। दोनों पिक्चर बुक पढ़ने के लिए कारपेट पर बैठ जाते हैं। वो रिलीव्ड फील करता है कि बेबी को बुक्स में इंटरेस्ट है और वो उसे पढ़कर सुनाने लगता है। बुक का टाइटल है माई डैड इज अ फेरी। स्टोरी एक डीप फॉरेस्ट में शुरू होती है, जो उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये बहुत पहले का एंशिएंट फॉरेस्ट है तो ये डीमन एज से पहले का प्राइमोरियल फॉरेस्ट रहा होगा। स्टोरी पर वापस आते हुए इसमें बताया गया है कि डोल्सन और उसके डैड कहाँ रहते थे। वो सोचने लगता है कि शायद मां मर चुकी है, पर फिर भी वो मानता है कि ये लड़की लकी है, क्योंकि उस एज में किसी एक पेरेंट का जिंदा बचना भी किसी मिरेकल से कम नहीं था। सोने से पहले उसके फादर उसे पुराने वक्त की कहानियां सुनाया करते थे। जैनेटर सोचता है कि शायद ये ग्रेट वॉर की कहानियां हैं, जिससे उसे लगता है कि ये मेन कैरेक्टर शायद कोई वॉर फैनेटिक होगा। इस दौरान बेबी पूरी तरह कंफ्यूज है। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक सुबह डोल्सन उठती है और देखती है कि उसके फादर घर पर नहीं है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो एक नई मां ढूंढने गए हैं, क्योंकि उस एरा में मर्दों के लिए फीमेल कैप्टिव्स को कॉन्क्यूबाइंस के रूप में रखना कॉमन था। वो श्योर है कि डोल्सन जरूर खुश होगी कि उसे नई मां मिलने वाली है। अचानक वो बेबी के एक्सप्रेशंस देखता है और वो ओपनली अपसेट लग रही होती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे स्टोरी पसंद नहीं आई। वो कॉर्नर की तरफ इशारा करती है और उसे वहां जाकर बैठने को कहती है, जबकि वो अकेले ही पिक्चर बुक पढ़ना कंटिन्यू करती है। स्कूल में वापस चलते हैं। यू बॉम्ब ये सोचना बंद नहीं कर पा रही कि जिते की कोई गर्लफ्रेंड है। तभी एक लैविश कार से गोंग जुई नाम की लड़की बाहर निकलती है। वो कोरिया के टॉप 3 स्वॉर्ड्समैनशिप क्लैन्स में से एक गोंग क्लैन की सक्सेसर है, पर उसे स्वॉर्ड्समैनशिप से ज्यादा अपने लुक्स की परवाह है। उसे इसके लिए ट्रेनिंग करने से नफरत है, क्योंकि पसीना आने से उसका मेकअप खराब हो जाता है। उसकी नजर रिपोर्टर्स पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्या वो उसी का वेट कर रहे थे। वो अपने सेक्रेटरी किम को रिपोर्टर्स को हैंडल करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसे उनकी दी गई अटेंशन पसंद नहीं। रिस्पेक्टफुली किम उसे बताता है कि रिपोर्टर्स उसके लिए वहां नहीं आए हैं। वो तुरंत सोचने लगती है कि आखिर वो किसके लिए यहाँ है, और उसे रियलाइज होता है कि वो योरम के लिए खड़े हैं। वो खुद को योरम की ब्यूटी एडमायर करने से रोक नहीं पाती। इस बीच योरम एक लड़के पर बैठी है जो उसके लिए एक चेयर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वही लड़का है जिसने खुद इसके लिए वॉलंटियर किया था। इतना ही नहीं, वो चेयर बनकर एक्चुअली काफी खुश है। उसके बाद एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या उन्हें इंटरव्यू शुरू करना चाहिए, और वो उन्हें हामी भर देती है। अगर वो उसके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो इंटरव्यू ड्रॉप करके अंदर चली जाएगी। रूल है एक पर्सन एक सवाल। फिर वो कैप पहने हुए एक लड़के की तरफ इशारा करती है ताकि वो पहला क्वेश्चन पूछ सके। जैसे ही वो अपना और अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है, योरम को ये थोड़ा लंबा लगता है और वो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर देती है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्योंकि वो सुपर ह्यूमन वर्ल्ड में एक मेजर इशू बन चुकी है और बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसे इस सब के बारे में कैसा लगता है। वो रिप्लाई करती है कि इट सक्स। फिर एक और रिपोर्टर उसे बताता है कि हाल ही में उसके लिए एक कैफे बनाया गया है, और पूछता है कि क्या वो अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेगी। ये सुनकर उसे अपने नीचे बैठे लड़के की याद आती है, इसलिए वो ये सवाल भी स्किप कर देती है। फिर गसान डेली से गैंगहो नाम का एक रिपोर्टर उससे उस वर्ड का मीनिंग पूछता है जो उसने ब्लू ड्रैगन स्कूल इंटरव्यू हॉल में चिल्लाया था। वो एडमिट करती है कि सब पहले से ही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर देती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि उसने वही स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया और क्या उसका कोई और इंटेंशन था।
वो भड़क जाती है और गुस्से में उसे अपने शब्दों पर लटकना बंद करने को कहती है, जिस पर रिपोर्टर पलटकर जवाब देता है कि रिपोर्टर्स यही करते हैं और वो इसमें इनएक्सपीरियंस लग रही है। रिपोर्टर उसे प्रोवोक करने में सक्सेसफुल हो जाता है और कैल उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है। रिपोर्टर समझ जाता है कि अगर वो उसे और प्रोवोक करेगा तो उसे कोई अच्छी न्यूज मिल जाएगी, इसलिए वो कहता है कि उसने जो देखा है उसके बेसिस पर उसे एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जैसे कि योरम डिमांड्स रिलेशनशिप फ्रॉम रिपोर्टर। जाहिर सी बात है कि ये उसे और भड़का देता है और वो मुट्ठी बनाकर चिल्लाती है कि वो मेक श्योर करेगी कि ये आर्टिकल छपने से पहले ही वो उसे मार डाले। पर उसकी मुट्ठी लैंड होने से पहले ही जितय वहां आता है और उसे रोक लेता है। वो कामली पूछता है कि क्या उसने कोई ट्रबल शुरू कर दी है, और वो गुस्से में चिल्लाती है कि ये उसकी गलती नहीं, रिपोर्टर की गलती थी। तो वो उसे उठाता है और स्कूल के अंदर खींच कर ले जाता है, जबकि वो चिल्लाती रहती है कि वो उसे नीचे उतारे। वो फिर गुस्से से रिपोर्टर्स की तरफ घूरता है और उन्हें कोई भी आर्टिकल पोस्ट न करने की वार्निंग देता है, जो उन्हें डराने के लिए काफी था। फिर वो लड़कियों से स्कूल के पहले दिन लेट न होने के लिए कहता है। ये पूरा सीन जूही ऑब्जर्व कर रही है और उसका सेक्रेटरी पता लगाना चाहता है कि वो लड़की किस क्लैन से बिलोंग करती है, पर जूही की नजरें कॉल के हॉकर से हट ही नहीं रही। वह लगता है यहाँ कुछ अमेरिकन ड्रामा शुरू होने वाला है। बाद में क्लास में स्वॉर्ड्समैनशिप टीचर प्रोफेसर काय खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो आज की क्लास के लेसन के बारे में बात करते हैं, जो स्वॉर्ड्समैनशिप की हिस्ट्री और स्वॉर्ड कैरी करने वालों के माइंडसेट पर बेस्ड है। योरम विजिबली परेशान लग रही है, पर उसके हिसाब से ये बिहेवियर अभी भी ठीक है, क्योंकि जितय को लगा था कि वो बोर होकर तुरंत भाग जाएगी। वो फिर ब्रैग करती है कि उसने बोरिंग ड्रामाज एंड तक झेले हैं, तो ये क्लास अटेंड करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके हार्ड वर्क के पीछे का असली मोटिव उस हुडेड आर्मर चंक को तोड़ना है। वो श्योर है कि वो खुद ही उसे खत्म करेगी। फिर वो जितय की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो उसके साथ क्लास क्यों ले रहा है, जिस पर वो टॉन्ट करता है कि उसे इसका रीजन अच्छी तरह पता है। वो उसे अश्योर करती है कि उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है और नॉर्मल बिहेव कर रही है। वो उसे याद दिलाता है कि आज सुबह ही उसने एक रिपोर्टर को पीटने की कोशिश की थी। वो तुरंत खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि रिपोर्टर उसे प्रोवोक कर रहा था और अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी पीछे नहीं हटता। बात करते हुए वो उस पर लीन करने की कोशिश करती है और वो उसे दूर हटने को कहता है। एक फ्लर्टी टोन में वो कहती है कि मर्द इस तरह के फिजिकल कॉन्टैक्ट के बाद पागल हो जाते हैं, जो उसे एम्बेरस कर देता है। वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो बोर हो जाती है। उसे लगता है कि शायद योरम को पढ़ाई बोरिंग लग रही है, पर वो क्लैरिफाई करती है कि वो पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रही है। वो कंप्लेन करती है कि एक किडनैपर को कम से कम थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे लगा था कि आगे डोपामाइन से भरे दिन आएंगे, पर उसने किसी फैमिली रोल प्ले के लिए साइन अप नहीं किया था। जिते के अकॉर्डिंग स्कूल के रास्ते में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, जो उसे स्टिमुलेट करने के लिए काफी होना चाहिए। वो गुस्से में चिल्लाती है कि उसका मतलब फाइटिंग, किलिंग और उस तरह की चीजों से था, न कि किसी रिपोर्टर के हरास करने से। अचानक प्रोफेसर काई उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि वो आज कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक लग रही है और ऐसी सिचुएशंस का सोल्यूशन यही है कि वो क्लास के बाद अपने शैपरन के साथ ही रुके। घर वापस आने के बाद वो कुछ तलवारें घिसकर साफ कर रही है और कुछ देर बाद एक तलवार जमीन पर पटक देती है। वो चिढ़ती है कि घर का जैनेटर ये साफ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्लीनिंग और वाइपिंग पसंद है, पर जैनेटर घर पर बेबी की देखभाल करने में बिजी है। फिर ये रेड हेड बैडी पूछती है कि क्या उसने अपने बचपन में कभी पढ़ाई की थी, जिस पर वो एडमिट करता है कि उसके पास ठीक से पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं था। उसे लगता है कि वो एक स्क्रू अप है और कहती है कि ये सब बस एक एक्सक्यूज लगता है, पर वो उसे अश्योर करता है कि वो एक वॉर के बीच में फंसा हुआ था और जिंदा बचने की कोशिश कर रहा था। वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। ये उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस बंदे की लाइफ में कोई फन बचा भी है, और वो प्लेनली एडमिट करता है कि उसकी लाइफ फन नहीं है। वो उसे कहती है कि अगर वो उसके जितनी स्ट्रांग होती तो वो ऐसी बोरिंग लाइफ कभी नहीं जीती। फिर वो क्वेश्चन करती है कि क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद उसने लाइफ का थ्रिल ही खो दिया है। वो कामली रिप्लाई करता है कि लाइफ चलती रहती है और उन्हें इसे जीना ही पड़ता है। उसे उसका ये जवाब एक्सट्रीमली एजी लगता है और वो उसे वापस सफाई करने का टॉन्ट मारता है। रात को लड़कियां बेबी के साथ लिविंग रूम में बैठी हैं। योरम रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही है, जबकि जैनेटर उसके ठीक पीछे सफाई करने में लगा है। वो अनॉय हो जाती है और क्यूब सीधा उसके फेस पर फेंक मार देती है। यू बॉम रियलाइज करती है कि योरम का मूड खराब है, शायद दिन में रिपोर्टर्स को देखने की वजह से। योरम एडमिट करती है कि पार्शली यही बात है और पार्शली डोपामीन की कमी की वजह से। योरम यू बॉम को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है, जिससे यू बॉम को लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत आ गई है। ये बात योरम को गुस्सा दिला देती है, पर वो खुद को शांत करती है और यू बॉम से पूछती है कि आखिर वो किस लिए जीती है। ये सवाल सुनकर यू बॉम बेबी की तरफ मुड़ती है, ये सोचते हुए कि योरम फाइनली प्यूबर्टी हिट कर रही है। योरम ये बात सुन लेती है और चिल्लाने लगती है। फिर योरम एक्सप्लेन करती है कि उसने जिते से भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर उसके लुक्स की तरह ही बिल्कुल बोरिंग था। केवल का मानना है कि ह्यूमंस एंजॉयमेंट के लिए जीते हैं और अगर लाइफ में मजे ही नहीं तो जीने का कोई फायदा नहीं। फिर वो कैल की तरफ पॉइंट करती है, जो खाना देखकर एक्साइटमेंट के मारे मरने वाली लगती है, और ग्यूल बस अपने स्टफ टेडी के साथ खेलकर खुश है। इससे यू बॉम सोचने लगती है कि शायद जिते को भी कुछ पसंद होगा, पर उसने बस उन्हें बताया नहीं। योरम को लगता है कि यू बॉम और जिते एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों को रीड करना इम्पॉसिबल है और दोनों ही सच में बहुत बोरिंग है। पर यू बॉम कहती है कि एक बात है जो वो जानती है, जिती सच में बहुत शाय है। योरम को इस बात पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो एक इमोशनलेस साइकोपैथ जैसा दिखता है और यू बॉम भी पहले ऐसा ही सोचती थी, जब तक उसने उसे उस दिन पार्क में देख नहीं लिया था। जिते के उस छोटे से रिएक्शन को याद करके यू बॉम स्माइल करती है। उसकी वो स्माइल योरम को क्रीप आउट कर देती है और वो यू बॉम पर कूद पड़ती है, ये सोचते हुए कि ये दोनों उनकी पीठ पीछे जरूर कुछ सस्पिशियस कर रहे हैं, और उसे गुदगुदी करने लगती है। अचानक कैवल अंदर आती है और एक ब्रेकिंग न्यूज देती है कि लेयर एकेडमी पर एक ह्यूज कम्युनिटी योरम के बारे में बात कर रही है और अब उसके नाम का एक फैन कैफे भी बन गया है। जब वो योरम को यू बॉम के ऊपर देखती है और योरम का हाथ यू बॉम की शर्ट के अंदर होता है तो कैल बुरी तरह शर्मा जाती है।
वो वहां से भागते हुए कहती है कि वो जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। ये बात इस रेड हेड बैडी को फ्यूरियस कर देती है क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ होमो जैसा नहीं कर रही थी। अगले दिन जब जिते कपड़े चेंज कर रहा होता है, यू बॉम गलती से बिना नॉक किए रूम में आ जाती है और उसे शर्टलेस देख लेती है। वो एम्बेरस हो जाती है, पर वो कामली पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो वो शर्माते हुए रूम में आती है और पूछती है कि क्या वो आज उसके साथ बाहर चल सकता है। अपनी टाइट टाइट करते हुए वो वंडर करता है कि अचानक उसे साथ में बाहर क्यों जाना है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो हमेशा योरम और काउल के साथ बाहर जाता है और उसके साथ आज तक एक बार भी नहीं गया। जिते जानता है कि वो इन दोनों ट्रबलसम लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकता, पर वो एक लंबी सांस लेता है। दूसरी तरफ कैरोल का मुंह खाने से भरा हुआ है जब वो योरम से पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही। यू बॉम उन दोनों को बताती है कि वो जिते को एक डेट के लिए पूछने वाली है, जिस पर रेड हेड बैडी सोचती है कि उसका मतलब शायद उसके चैपरोन बनने से है। अपने रूम में वो सोचता है कि वो सच में यू बॉम के साथ कभी बाहर नहीं गया, जिस वजह से उसे लगता है कि उसके फेवरेट्स हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कैल कहती है कि उसका फेवरेटिज्म बुरी बात है, पर वो समझ सकती है क्योंकि उसकी माँ एक टाइम पर सैकड़ों ह्यूमन मर्दों से मिलती थी, पर हमेशा 2-3 ऐसे होते थे जिन्हें वो ज्यादा पसंद करती थी। योरम को लगता है कि उसकी माँ इस मामले में काफी वाइल्ड थी। यू बॉम इस बात से अपसेट है कि जिते ने सबसे पहले उसे किडनैप किया था, पर वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसका कहना है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप कोई मछली पकड़ लेते हैं तो आप उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ वही एक अकेली है जिसे उसने अबैंडन कर दिया है। फिर वो कैल की बाहों में रोती है और जिते को मीन बुलाती है। योरम जिते को अश्योर करती है कि वो दोनों कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगी और वो यू बॉम के साथ बाहर जा सकता है। आखिर वो उन्हें हमेशा तो मॉनिटर नहीं कर सकता ना। स्कूल में हर कोई योरम की बड़ी बहन यू बॉम के बारे में बात कर रहा है और उन सबको लगता है कि वो बहुत प्रिटी है और उसने एंट्रेंस इंटरव्यू में परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। उन्होंने सुना है कि वो यू फैमिली से है, जो कि बहुत वेल नोन नहीं है, जिससे वो उनके लिए थोड़ी सस्पिशियस बन जाती है। हमारा लड़का ये सारी गॉसिप सुन लेता है क्योंकि वो उन लोगों के ठीक पीछे बैठा है। सोशल एटिकेट थियरी क्लास खत्म होती है और बाकी बचा टाइम सोशल डांस प्रैक्टिस करने में स्पेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि डांस प्रैक्टिस करना सच में बहुत एम्बैरेसिंग है। टीचर एक्सप्लेन करता है कि जब वो सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे तो उन्हें इवेंचुअली फॉर्मल इवेंट्स अटेंड करने होंगे, तो उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो एक्चुअल में वहाँ परफॉर्म करते वक्त खुद को एम्बैरेस न करें। फिर टीचर सबको 2-2 के पेयर्स बनाने का ऑर्डर देता है। पता चलता है कि यू बॉम अकेले बिना किसी पार्टनर के रह जाती है, जबकि सबको लगा था कि लड़के उसके लिए लाइन लगाएंगे। एक लड़का एडमिट करता है कि उससे एक बहुत स्ट्रेंज वाइब आती है, जिस वजह से उसे अप्रोच करना मुश्किल लगता है और वो अपने पार्टनर को उसके साथ इन्वॉल्व होने से मना करता है। टीचर नोटिस करता है कि यू बॉम बिना पार्टनर के रह गई है और उसके साथ पेयर अप करने का ऑफर देता है, पर यू बॉम पूछती है कि क्या वो अपने चैपरॉन के साथ पार्टनर अप कर सकती है। टीचर एग्री कर जाता है और वो भागकर जिताए को पकड़ लेती है। वो एडमिट करता है कि उसे डांस करना नहीं आता, जिस पर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचती और वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। टीचर सिखाना शुरू करता है। इस दौरान हमारा लड़का उसे टच करने में थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा है। वो उसे शांत फील करवाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाथ पकड़ने से वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। वो उसे अर्ज करती है कि वो बिल्कुल ढीले ना पड़े, वरना इसका असर उसके स्कोर्स पर पड़ेगा। फिर वो डांस शुरू करते हैं। वो विजिबली नर्वस लग रहा है और यू बॉम भी नोटिस करती है कि उसके हाथों में बहुत पसीना आ रहा है। जब वो ऊपर देखती है तो उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आ रहा होता है, जिससे वो तुरंत शर्मा जाती है। अचानक उसका पैर फिसलता है, पर इससे पहले कि वो गिरे वो उसे पकड़ लेता है और उनका एक डीप आई कांटेक्ट बन जाता है। वो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। बाद में वो उसके लिए एक फ्रेश ड्रिंक लाता है और सोचता है कि क्या उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, जबकि उसकी नाक में एक टिश्यू पेपर फंसा हुआ है। वो प्राउडली एडमिट करती है कि ड्रैगन्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती और वो अब ठीक फील कर रही है। वो ये सोचना बंद नहीं कर पा रहा कि उसने उसे हिट भी नहीं तो फिर उसकी नाक से खून क्यों निकला। वो एम्बैरेसमेंट के मारे अपना फेस घुमा लेती है और हकलाते हुए कहती है कि उसे कैसे पता होगा। फिर वो उसे बताती है कि उसने उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर डांस किया, जिसे वो सोचने लगती है कि क्या उसने पहले कहीं डांस सीखा था। जिते एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था जिसने उसे डांस करना सिखाया था। वो दूसरी तरफ देखता है और झूठ बोलता है कि उसने पहले कभी डांस करना नहीं सीखा। यू बॉम अपनी चेयर से उठती है और पूछती है कि क्या स्कूल के बाद उसके पास कोई काम है, और वो मना करता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ फन करना चाहेगा। उसकी आंखों में अलग ही एक्साइटमेंट होती है। वहीं मॉस्को रशिया में डेमोनिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इनविजिबिलिटी के हेडक्वार्टर्स में रिसर्च फैसिलिटी में अलार्म्स बजने लगते हैं। एक ह्यूमन डेमोनिक मॉन्स्टर भागती हुई दिखाई देती है। वो एस्केप करके हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर चाहे वो कितनी भी तेज भागे मैक्सिम उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो हकलाते हुए पूछती है कि उसे उससे क्या चाहिए, और वो सिंपली एडमिट करता है कि उसका लॉर्ड कुछ ढूंढ रहा है। उसके बाद वो अपना सवाल दागता है, कमांडर क्लास ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन प्रोटोटाइप एक्स कहाँ है। वो चिल्लाती है कि वो उसे बताने से बेहतर मरना पसंद करेगी। बहुत कामली मैक्सिम कहता है कि उसने उसकी तरह के बेशुमार लोगों को मारा है, और एक बात जो उसने सीखी है वो ये कि जब वो मरने वाले होते हैं तो उनकी असली नेचर दिखने लगती है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उनका ह्यूमन बिहेवियर निकलकर बाहर आ जाता है और वो एक ऐसे पपेट की तरह एक्ट करने लगते हैं जिसकी स्ट्रिंग्स कट चुकी हों, और वो ठीक वही करते हैं जो सामने वाला कहता है। ये बोलकर वो अपनी पावर्स के जरिए हवा में ही उसे एक चोक होल्ड में पकड़ लेता है। मैक्सिम जिते से कम्युनिकेट करता है कि टाइप 10 को पहले ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करके इनविजिबिलिटी हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है, और इस बार ये टाइप एक फीमेल है जबकि पिछली रिग्रेशंस में ये मेल हुआ करते थे। जिते पूछता है कि क्या उस चीफ रिसर्चर का नाम वेरा था जिससे वो निपट रहा है, और मैक्सिम अग्री करता है। उसके बाद जिते उसे ऑर्डर देता है कि वो उस औरत का डिस्गाइज ले, इनविजिबिलिटी हेडक्वार्टर्स में ब्लेंड इन हो जाए और पता लगाए कि एक्स आखिर कौन है। बेसिकली ये कमांडर क्लास ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन प्रोटोटाइप एक्स एक ऐसी डेमोनिक ह्यूमन है जिसके पास काउंटलेस डेमोनिक ह्यूमन माइंड्स को एक में जोड़ने करने की एबिलिटी है,
तो ये जितना लंबा जीती है उतने ही ज्यादा माइंड्स गैदर कर सकती है, जो इसे एक सच में काफी डेंजरस बीइंग बनाता है। यही वजह है कि जिते ने हर रिग्रेशन में हमेशा प्रोटोटाइप एक्स को मारने की प्रायोरिटी रखी थी। पर इस स्पेसिफिक रिग्रेशन में चीजें पिछली बारियों से काफी अलग थीं, जो इस टास्क को सच में बहुत डिफिकल्ट बना देता है। ग्रैंड क्लॉक होराइजन ऑफ प्रोविडेंस के उस पार से आने वाली मैलिस को रीड करती है और उस बीइंग को सर्च करती है जो वर्ल्ड टाइमलाइन से भटक चुका है। तो ये फैक्ट कि एक्स की आइडेंटिटी चेंज हो गई है, ये उस मैलिस की एक और हरकत होनी चाहिए जिसके बारे में गार्डियन ने बात की थी। जिते इस एम के साथ अपनी मुट्ठी भींचता है कि वो हर उस चीज को मार डालेगा जो उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। उसका ध्यान यू बॉम्ब की तरफ चला जाता है जब वो उसे फिटिंग रूम के पर्दे के पीछे से बुलाती है। वो उसे अपने पहनी हुई बिकिनी दिखाती है और वो सोचता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो समर के लिए एक नाइस बिकिनी खरीदना चाहती है क्योंकि वो बाहर से ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो वो उसे अंदर आकर पास से देखने को कहती है। जिते एक साई लेता है और सोचता है कि उसने उम्मीद की थी कि ये मजेदार होगा, पर ये एक बोरिंग ट्रिप लग रहा है। यू बॉम्ब नर्वस हो जाती है क्योंकि वो फन कर रही थी और वंडर करती है कि क्या वो उसके बारे में अजीब थॉट्स रख रहा है। वो गुस्से में उसे अपना मूड खराब ना करने को कहता है। वापस आते वक्त वो सोचती है कि क्या वो सच में उसे पहले देखना चाहता था, पर वो इस आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, जिससे वो सोचने लगती है कि वो उसे देखना क्यों नहीं चाहेगा। वो उसे टीज करने की कोशिश करती है कि उसे वो बिकिनी खरीद लेनी चाहिए थी, पर वो उसकी कोई बुलशिट नहीं सुनता। फिर वो यहाँ आने का एक्चुअल रीजन एडमिट करती है। ये बच्चों के गिफ्ट्स के लिए था। उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, तो वो एक्सप्लेन करती है कि बेबी का टेडी पूरी तरह फट चुका है, तो वो उसके लिए एक नया खरीदना चाहती है और वो बाकियों के लिए भी गिफ्ट्स लेना चाहती है। जिते सोचता है कि वो दूसरों के लिए क्या लेना चाहती है, जिस पर वो आइडिया देती है कि कैल हमेशा कपड़े खरीदने में इंटरेस्टेड होती है, तो वो उसके लिए एक वॉलेट खरीदेगी ताकि उसे दोस्तों के साथ बाहर जाते वक्त बुरा फील ना हो। योरम के लिए वो कुछ ऐसा खरीदना चाहती है जो उसने कल मेंशन किया था, जो थोड़ा अजीब है, तो वो एक्सक्यूज लेती है और कहती है कि वो कैल और योरम के प्रेजेंट्स खरीदेगी ताकि वो खुद ग्यूल का प्रेजेंट पिक कर सके। वो वहां से निकल जाता है और वो सोचती है कि क्या वो अकेले ठीक से शॉपिंग कर पाएगा। वो टॉय शॉप पर जाता है और एक बेर उठाता है। कैशियर हमारे लड़के को देखती है और उसे बिल्कुल हार्डकोर जज करती है। वो अज्यूम करती है कि वो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में होगा और वो उसे हैंडसम भी मानती है। उसे उसके साथ कोई औरत नहीं दिखती और वो बेबी टॉयज को लेकर बिल्कुल क्लूलेस लग रहा होता है। कैशियर स्मार्ट है और सोचती है कि इसके जैसे लोग बहुत इजीली पैसे खर्च कर देते हैं। वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो किसी बेबी के लिए गिफ्ट ले रहा है और बच्चा कितने साल का है। वो जवाब देता है कि बेबी लगभग 4 साल की है और वो उसकी बेटी नहीं है पर एक लड़की है। कैशियर अज्यूम करती है कि वो अंकल होगा, जो कि काफी रेयर है क्योंकि अंकल्स आमतौर पर खुद आकर गिफ्ट्स पिक नहीं करते। फिर वो उसे ये कहकर इनसिक्योर फील करवाती है कि जब एक बच्चे पर पैसे खर्च करने की बात आती है तो उसमें थोड़ी सेंस की कमी है। वो उसे गाइड करती है, बताती है कि एक 4 साल की बच्ची के लिए उसे डॉल्स और टेडी बेयर्स के बजाय एक डॉक्टर प्ले सेट लेना चाहिए और वो इस तरह के खिलौनों से बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। वो उसे एक ऑफर भी देती है कि अगर वो ये प्ले सेट लेगा तो बाकी सारे सेट्स डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। तो वो उन्हें देखने का डिसाइड करता है। फिर वो उससे बहुत सारे टॉयज खरीदवा देती है और उसे अश्योर करती है कि उसे रिग्रेट नहीं होगा। वो अपना कार्ड निकालता है और जब वो उसे देखती है तो वो रियलाइज करती है कि ये बंदा पक्का किसी वीआईपी फैमिली से है, क्योंकि ये एक ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ वीआईपीज को इश्यू होता है। वो समझ जाती है कि आज तो जैकपॉट लग गया। जब वो उसे करीब से देखती है तो वो उसे चार्मिंग लगता है और सोचती है कि क्या उसे सेड्यूस का ट्राई करना चाहिए, भले ही वो मैरिड क्यों ना हो। तो वो डायरेक्टली पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अचानक यू बॉम्ब उसका हाथ पकड़े हुए पॉपअप होती है और कैशियर सोचती है कि क्या यही उसकी गर्लफ्रेंड है। वो तुरंत उसकी यूनिफॉर्म नोटिस करती है और समझ जाती है कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है और अज्यूम करती है कि वो जिते की बहन होगी। फिर यू बॉम्ब उन सारे स्कैम्स को वैसे ही वापस रखने लगती है जो कैशियर्स क्लूलेस लॉर्ड पर खेलने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि ग्यूल को प्ले सेट्स पसंद नहीं है और बहुत ही शार्पली वही टेडी बेयर उठाती है जो हमारे लड़के ने शुरू में चूज किया था। वो कैशियर की तरफ मुड़ती है और पूछती है क्या इस पर वीआईपी डिस्काउंट मिलेगा। जब वो रात को वापस आते हैं, लड़कियां और बेबी उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। जब खाउल अपना वॉलेट देखती है तो वो एक्साइटमेंट में जिते और यू बॉम्ब के लिए आई लव यू बोल पड़ती है। वो सोचती है कि योरम को क्या मिला और योरम एक चालाक स्माइल के साथ एडमिट करती है कि उसे एक अडल्ट टॉय मिला है। वो कैल के पास आने लगती है और कहती है कि वो इसे उस पर ट्राई करना चाहती है। वहीं बेबी अपने नए टॉय के लिए अप्रिसिएशन दिखाने के लिए हमारे लड़के के पास आती है। फिर यू बॉम्ब जिते को वो प्रेजेंट दिखाती है जो उसने उसके लिए लिया था। वो बॉक्स खोलता है और पता चलता है कि वो एक टाई है। उसने उसके लिए ये टाई इसलिए खरीदी क्योंकि वो हमेशा एक ही टाई पहनता है। उसके आगे वो हैप्पीली प्लान करती है कि जब वो खुद पैसे कमाने लगेगी तो वो उसके लिए एक सूट खरीदेगी। वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे खुद के लिए भी कुछ लेना चाहिए था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने कुछ खरीदा है, पर वो उसे वो बाद में दिखाएगी। कुछ हफ्तों बाद जिते जेनेटर की तरफ मुड़ता है और उसे बेबी का ख्याल रखने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो 3 दिन के लिए बाहर जाएगा। जेनेटर सोचता है कि क्या वो ज्यादा दूर जा रहा है। जिते अग्री करता है और एडमिट करता है कि योरम उसके साथ जा रही है। स्कूल में एंटी डेमोनिक ह्यूमन बैटल सिमुलेशन फाइनली शुरू हो गया है। ये वर्चुअल डंजन के अंदर स्टूडेंट्स के बीच 2 रातें और 3 दिन लंबा एक सर्वाइवल कॉम्बैट होने वाला है। स्टूडेंट्स 3 के ग्रुप्स में होंगे जबकि उनके शैपरन उन्हें ऑर्डर्स देंगे। इसे ऑपरेटिंग कहा जाता है, एक टर्म जो सुपर ह्यूमन ग्रुप से ली गई है जो मॉन्स्टर रेड्स में स्पेशलाइज करते थे, जहां ऑपरेटर नाम का एक रोल एग्जिस्ट करता था। यहाँ शैपरन वही ऑपरेटर का रोल परफॉर्म करेगा। योरम सुपर एक्साइटेड है और उन दूसरे स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगती है जिन्होंने पहले कभी रियल कॉम्बैट नहीं देखी। जिते उसे इतना रिलैक्स्ड होकर एक्ट ना करने को कहता है क्योंकि ये एक सोलो रेड नहीं है। उनके पास 3 की एक टीम है जिन्हें मिलकर ये सिमुलेशन क्लियर करनी होगी। वो साय लेते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसी के साथ पेयर अप हो सकती है जो उसे पसंद हो।
दो स्टूडेंट्स उनके साथ टीम फॉर्म करने की रिक्वेस्ट लेकर आते हैं और वो गुस्से में उन्हें भगा देती है, पर जिते उनसे उनके नाम पूछता है। लड़का खुद को हेक्सो जीरो और लड़की किम जी इन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो बो करते हैं और अश्योर करते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनके रास्ते का कांटा ना बने। एक बार फिर योरम उन्हें वहां से जाने को चिल्लाती है, पर जिते उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है और उनके साथ पार्टी बना लेता है। वो जिते पर भड़की हुई है, पर वो उसके एटीट्यूड को भाव नहीं देता और कहता है कि अगर वो केपेबल है तो अपनी खुद की टीम बना ले। इस बात ने उसकी औकात दिखा दी। अचानक सोजीरो को एक लड़का जोरदार थप्पड़ मारता है, जो गुस्से में उसे याद दिलाता है कि उसने उसे उसके आसपास ना भटकने की वार्निंग दी थी। सोजीरो बिना किसी वजह के माफी मांगने लगता है और जॉनी नाम का वो बुली जी इन की तरफ मुड़ता है, उसे भी माफी मांगने को बोलते हुए। उसके टीममेट्स उसे वार्न करते हैं कि वो इतना रिबेलियस ना बने क्योंकि दूसरे शैपरोन्स भी देख रहे हैं। जॉनी उनका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि किसी को ऑर्फन्स की परवाह नहीं होती। फिर वो उसके बाल पकड़कर जी इनको हरास करने लगता है। वो उसे टच ना करने के लिए चिल्लाती है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पलटकर जवाब दे रही है। योरम बीच में कूदती है और उस बुली से पूछती है कि ऑर्फन क्या होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, उसे समझ आ जाता है कि उसकी तो अब लग चुकी है, क्योंकि वो पूरे स्कूल में एक लूनेटिक के रूप में जानी जाती है। यहाँ तक कि सीनियर्स ने भी उसे उससे दूर रहने को कहा था। वो नर्वसली बात को टालने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्फन वो होता है जिसका कोई शैपरोन ना हो। जॉनी फिर से उनकी इंसल्ट करता है, उन्हें ट्रैश और नोबडीज बुलाते हुए। ये सुनने के बाद योरम को लगता है कि वो सस्ते लूजर्स के बीच फंस गई है। तभी जॉनी उसे पकड़ता है और पूछता है कि वो इनके साथ पैर अप ही क्यों कर रही है, क्योंकि उसके जैसी स्ट्रांग लड़की को किसी बेटर टीम को ज्वाइन करना चाहिए। वो उसे अपनी टीम में एक स्पॉट ऑफर करता है और कहता है कि वो उसके लिए जगह बना लेगा, जबकि जॉनी इसमें सिर्फ प्रॉफिट के लिए था। उसकी पर्सनैलिटी भी उसके जैसी लगती है, तो उसे लगता है कि वो योरम को आसानी से हैंडल कर लेगा। पर अगली जो चीज हुई वो जॉनी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। योरम एक जोरदार मुक्का बनाती है और उसके मुंह पर सीधा स्मैश कर देती है, ये सोचते हुए कि इस कीड़े में उसके कंधे पर हाथ रखने की हिम्मत आई कहां से। वो उसके दांत तोड़ देती है और उसकी इंसल्ट करती है, उसे एक लो टीयर्स कमबैक बुलाते हुए, जिसे खुद को कभी भी उसके बराबर नहीं समझना चाहिए। इससे पहले कि उसके और दांत टूटें, वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस बीच जीते और वो दोनों हैरान खड़े रह जाते हैं। बाद में डिमोनिक ह्यूमन कॉम्बैट बैटल के प्रोफेसर क्वांग ये रूल्स एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। उन्हें 50 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें हर एक टीम एक अलग स्पॉट से स्टार्ट करेगी। डेथ और डैमेज सहित हर एक्टिविटी पॉइंट्स में कन्वर्ट होगी और पॉइंट्स रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट और रैंक किए जाएंगे। अगर एक प्लेयर एक बार मरता है तो वो 3 घंटे बाद किसी और लोकेशन पर रिस्पॉन होगा। फिर वो उस वर्चुअल डंजन का नाम रिवील करते हैं, एंट नेस्ट। उसके बाद वो स्टूडेंट्स को गुड लक विश करते हैं और वो सब वर्चुअल डंजन में कदम रखना शुरू करते हैं।